अरे नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। ओह हाय एवरीवन। तो यार समोसा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, कह रहा है मुझे आपसे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे आपके ऑफिस लेके चलो, मुझे अपने साथ गोलगप्पे खिला कर लाओ। अब मैं इसको समझा समझा के थक गई हूँ कि भाई तू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब तू डेड है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेस होती है और तेरी बॉडी के अंदर इस टाइम कोई लाइफ प्रोसेस नहीं हो रही है। अब ये मुझे कह रहा है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, तो मैंने इसको एग्जांपल दिया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। बट जैसे कि मैंने कहा इसको कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे आइडिया आया कि इस पूकी को और इन पूकी को लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा देना चाहिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। अब जब से मैंने इसको मना किया है दैट वी कांट बी फ्रेंड्स, ये तो बहुत उदास हो गया है और बार बार मुझे यही बोले जा रहा है। मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई, मेरा हार्ट दुख रहा है। अब इसे कौन बताए, हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का होता है, ये प्यार मोहब्बत का काम दिल का नहीं है। तो अगर तुमको भी यही लगता है तो आ जाओ, आज की क्लास में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कर देंगे क्लियर और ये पूकी और तुम पूकी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस करा देंगे एकदम पक्का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलो तुम बाय बोल दो, सी यू। चैप्टर लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा टोटल 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स की थ्योरी होगी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के टीचर से बना के रखना भाई। 80 मार्क्स में 25 मार्क्स की फिजिक्स, 25 मार्क्स की केमिस्ट्री और 30 मार्क्स की बायोलॉजी। उस 30 मार्क्स की बायोलॉजी में अगर हम देखें तो टोटल 5 चैप्टर आ जाते हैं। पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, या अकेला चैप्टर जो है बेटा वेटेज रखता है 6 से 8 मार्क्स की। तो आज तुम्हारे 6 से ये 8 मार्क्स पक्के करा दूंगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, साथ साथ कराऊंगी बहुत सारे अच्छे तगड़े लेवल के क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। यानी कि आज डिस्कस होंगे पीवाईक्यूज, वो भी इंपॉर्टेंट वाले, और ऐसे पीवाईक्यूज, ऐसे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो अब आगे नेक्स्ट ईयर भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के चांसेस है। तो वेट किस चीज की कर रहे हो, जल्दी से अपनी नोटबुक, कॉपी, पेन, पेंसिल और एनसीईआरटी उठाकर ले आओ, क्योंकि आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का काम तमाम। और जहां पे भी कभी भी मैं तुम्हारे साथ हूं या ना हूं, मेरी याद रखना, ठीक है, मेरी बात याद रखना, मुझे याद रखो ना रखो बेटा, जब भी बायो में कहीं अटको तो शब्द को तोड़ दो, उस शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ो, उसका मतलब सोचो क्या हो सकता है, तुम कहीं ना कहीं पे पहुंच जाओगे। तो पूरे चैप्टर में शब्दों को तोड़ेंगे और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, वन शॉट में खत्म करेंगे और सीबीएसई में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब है, क्या सिखाया है, शब्द को तोड़ दो। लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है लिविंग, और प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रक्रिया। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाली हर प्रोसेस लाइफ प्रोसेस है क्या, अरे नहीं, प्रोसेसेस तो बहुत सारी होती हैं, बट कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। मतलब अगर वो प्रोसेसेस होना बंद हो गई तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, सरवाइव कर पाता है, उन प्रोसेसेस को हमने बोल दिया लाइफ प्रोसेस। अब हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, पहली न्यूट्रिशन, दूसरी रेस्पिरेशन, तीसरी ट्रांसपोर्टेशन और चौथी एक्सक्रीशन। यहां पर बेटा हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, यहां पर बेटा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ के कैसे एनर्जी बनाई जाती है ये डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में बेटा हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, ब्लड कैसे इधर से उधर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ये डिस्कस करेंगे। और एक्सक्रीशन में बेटा वेट वेट वेट, ओए वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हम क्या सोच रहे हैं, अरे मुझे पता है तुम वही याद कर रहे हो ना, तो सुबह सुबह मॉर्निंग बिजनेस करते हो, एक्सक्रीशन सुनते ही सब यही सोचते हैं। बट नहीं बेटा जी, वो मॉर्निंग बिजनेस जो होता है ना, जब तुम सॉलिड वेस्ट निकालते हो उसको इजेशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन कुछ और होता है। मैम ये क्या होता है, अरे वेट एंड वॉच, आखिरी तक आते आते पता चल जाएगा। रेडी स्टडी गो, स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक न्यूट्रिशन से। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टॉपिक का मतलब मैं समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। तो जैसा कि मैंने कहा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन सोचो, न्यूट्रिशन सुनते ही दिमाग में क्या आता है, फूड, है ना। न्यूट्रिशन सुनते ही दिमाग में आ जाते हैं फूड,
फूड, जैसे कि ये फ्रूट है ना, मम्मी पीछे पड़ी रहती है, खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, खाना खा ले। क्यों? वाई मम्मा इज ऑलवेज आफ्टर अस कि बेटा हरी सब्जियां खाए कर, ये खाए कर, वो खाए कर। क्यों खाएं हम खाना, हमें क्या मिलेगा? तो भाई जब हम खाना खाएंगे ना तो ये खाना हमारी बॉडी में जाएगा और हमारी बॉडी को बेटा इस फूड से मिलेगी एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करके ही तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अब मैं तुम्हारे सामने बक 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 चपड़ 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 करे जा रही हूं, पता है क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी है और ये एनर्जी मुझको मिलती है फूड से, राइट? अब बेटा मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरी बॉडी को फूड चाहिए। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। जैसे कि बेटा ये छोटा सा एक सिंगल सेल का अमीबा है, एक सिंगल सेल का पैरामीशियम है, एक बड़ा सा प्लांट है, एक बड़ा सा एलिफेंट है। ये क्या है? अरे मछली जल की रानी है, जल में तैर रही है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, है ना। ये छोटी सी बटरफ्लाई है, कोई बड़ा सा जिराफ हो या फिर छोटा सा अर्थवॉर्म हो, छोटा सा फ्रॉग हो, काऊ, बफेलो, डियर, लायन, टाइगर, सबको फूड चाहिए। अब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फूड को कैसे ऑब्टेन कर रहा है, उसको उसकी बॉडी को फूड कैसे मिल रहा है, और फूड मिल रहा है तो वो उसको कैसे यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये न्यूट्रिशन होता है दो तरीके का, पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफिक। क्या समझाया था? शब्द को तोड़ दो। ऑटो का मतलब क्या होता है? ट्रूम ट्रूम, अरे वो वाला ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक गाड़ी याद करो। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या होता है? अरे मैम गियर खुद चेंज हो जाते हैं, हमें नहीं बदलने पड़ते। एग्जैक्टली, खुद चेंज, खुद मतलब ये याद रखो, ऑटो का मतलब खुद से। तो बेटा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। मैम खाना तो हम भी खुद ही बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो हम भी तो खाना खुद बनाते हैं। नहीं, रुको, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, राइट, सनलाइट, इन सब चीजों को वो यूज करके क्या कर रहा है, अपना खाना बना रहा है, राइट। तो ऐसे न्यूट्रिशन में जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से खुद बना रहा है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन दिखाता है भाई? ऐसे न्यूट्रिशन दिखाते हैं प्लांट्स, ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन दिखाते हैं प्लांट्स। ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा है, एग्जैक्टली उसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। अब अपना खाना खुद बनाने के लिए वो क्या यूज कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट ये स्टेप करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी वो कहां से ले रहा है, इसके बेसिस पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो टाइप्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब यहां पे देखते हैं बेटा, देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है। पहला टाइप हो गया हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा हमारा हो गया बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक। पहले फोटो ऑटोट्रॉफिक पे ध्यान दो, क्या सिखाया, वर्ड को तोड़ दो। फोटो का मतलब होता है लाइट, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो खुद से अपना खाना बनाए। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और उस लाइट एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। यानी कि शॉर्ट में बात ये है, ये वो न्यूट्रिशन है जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। अब कौन करता है फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स करते हैं, यस। बट आपको बताऊं, प्लांट्स के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये भी प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। बट वेट, आपको पता है कुछ ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया हैं जो लाइट एनर्जी को यूज नहीं करते, जो सनलाइट को यूज नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट फिर भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। यस, हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, वर्ड को तोड़ दो भाई। कीमो मतलब केमिकल एनर्जी। अब ये बैक्टीरिया क्या है, सॉइल में पड़े हैं, है ना। अब इनको लगी भूख, है ना मतलब इनको फूड चाहिए, इनको न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, जहां पे भी ये प्रेजेंट है, मान लो सॉइल में प्रेजेंट है, तो सॉइल में जो अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सल्फर है, उन सब केमिकल्स को ये क्या करेंगे, अपनी सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब सेल के अंदर बेटा जब ये केमिकल्स जाएंगे तो इन केमिकल्स को तोड़ा जाएगा। जब केमिकल टूटेंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, और ये उसी एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना लेंगे जी। खाना बना लिया बिना लाइट एनर्जी को यूज करे, क्या यूज किया, केमिकल एनर्जी। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल बताती हूं, नाइट्रोसोमोना क्या मैम, कौन सा मौसम्बी नाइट्रोसोमेनास। चलो इजी वाला बताती हूं, नाइट्रोबैक्टर।
राइट। ज्यादा दुखी नहीं होना है, एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। जैसे कि हम, अगर मेरी बॉडी को फूड चाहिए तो भाई या तो मैं प्लांट फ्रूट वेजिटेबल्स को कंज्यूम करूंगी, या फिर बेटा मैं एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, इनको कंज्यूम करूंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहा है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेटा 3 तरीके का है। पहला है होलोजोइक, दूसरा है सैप्रोट्रॉफिक, इसको सैप्रोफिटिक भी कहा जाता है, एंड तीसरा है बेटा पैरासिटिक। होलोजोइक, होलो मतलब होल, ठीक है, क्या मतलब बेटा, होल, होल मतलब सारा का सारा, ये दिल सारा का सारा तुम्हारा, राइट। तो बेटा सारा का सारा मतलब कंप्लीट। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो बेटा अगर ये मेरा फूड है तो मैं इस फूड को खाऊंगी और पूरे के पूरे फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाऊंगी, और अपनी बॉडी के अंदर ले जाके इस फूड को क्या करूंगी बेटा, मैं डाइजेस्ट करूंगी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाके फूड को तोड़ते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जितने भी हर्बीवोर हैं, कार्निवोर हैं, ओमनीवोर है, सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। हर्बीवोर जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, डियर, कार्निवोर जैसे कि लायन, टाइगर, ओमनीवोर जैसे कि मैं, जैसे कि तुम, जैसे कि क्रो, जैसे कि डॉग, राइट, ये इसमें आ गए। बट वेट, स्पेशल मेंशन, अमीबा, पैरामीशियम सिंगल सेल्ड है, और ये वाला न्यूट्रिशन वो दिखाते हैं। फिर आ जाता है बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको डेड डिकेइंग मतलब मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई चीजें बहुत मस्त लगती हैं। ये उनके ऊपर ही क्या करते हैं, फीड करते हैं और उनके ऊपर ही ग्रो करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कोई सड़ी हुई ब्रेड का पीस होता है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो पता है वो क्या है, वो एक तरीके का सैप्रोट्रॉफ है, और वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहा है। डेड और डिकेइंग चीजों के ऊपर फीड और ग्रो करने वाला न्यूट्रिशन हो गया सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमसे बिल्कुल उल्टा है। हमने खाना लिया, बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर तोड़ा, डाइजेस्ट किया, ये बिल्कुल उल्टा करते हैं। जो भी इनको खाना है ये क्या करते हैं, उसको पहले तोड़ते हैं। कैसे, इनकी बॉडी से कुछ केमिकल्स निकलेंगे, वो केमिकल्स जाएंगे बेटा उस फूड मटेरियल के ऊपर, फूड मटेरियल को तोड़ा जाएगा, फूड मटेरियल टूट टूट के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब जब वो पूरे तरीके से टूट गया है तो वो फूड मटेरियल अब इनकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, पहले डाइजेस्ट किया, फिर अपनी बॉडी के अंदर लेके गए। और हमने क्या किया, हम पहले बॉडी के अंदर खाने को लेके गए और फिर अपनी बॉडी के अंदर तोड़ा। समझ गए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर पॉइंट से एमसीक्यू आया था 2 साल पहले, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल बेटा, मोस्ट ऑफ द फंजाई जो है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं बेटा ये वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फंजाई का एग्जाम्पल जैसे कि बेटा मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया जिसको राइजोपस भी बोलते हैं, ईस्ट हो गया, वो यही वाला न्यूट्रिशन दिखाते हैं। फिर आ जाते हैं भाई जुओं के पास। यू, व्हाट इज जू मैम? बेटा आई नो, आप समझ गए हो, राइट। जुएं बेटा वो सर में हो जाती हैं। हाँ मैम, हाँ, वो क्या करती हैं? अरे मैम वो सर में रहती हैं, खून चूसती हैं, पता नहीं क्यों बताऊं? क्योंकि हमारे ब्लड में होता है फूड और वो हमारे ब्लड से फूड ले रही हैं। अरे बाबा, यस, उनको शौक थोड़ी है बेटा तुम्हारे सर में घुसने का, है ना बेटा, उनको फूड चाहिए और वो फूड के लिए क्या है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर घुस जाते हैं और उनको मारते भी नहीं है और उनसे न्यूट्रिशन भी लेते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर घुस जाता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स, उनसे फूड लेता है। तो ये हो गया बेटा पैरासाइट और न्यूट्रिशन हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आपने देखा है डॉग जो होते हैं कुछ खुजली करते रहते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट लग गया है जिसका नाम है टिक। अब वो उनकी बॉडी से क्या ले रहा है बेटा, न्यूट्रिशन ले रहा है। हेड लाइज जो सर में जुएं हो जाती हैं, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइट, ठीक है। आपने सुना होगा ना इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए जी, कीड़े हो गए, जैसे कि टेप वर्म हो गया, ठीक है, जैसे कि एस्कैरिस हो गया। ये सब बेटा क्या है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले कुछ वर्म्स हैं, हमारी ये पैरासाइट है। और एक यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा भाई, एक प्लांट का जिसका नाम है कस्क्यूटा। बेटा इसको हिंदी में अमरबेल भी कहा जाता है,
क्या कहा जाता है बेटा, इसको अमर बेल भी कहा जाता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो कहीं से तो न्यूट्रिशन लेगा। यस, तो ये एज अ पैरासाइट दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उनसे न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है बेटा, चलिए अब डिस्कस करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स को न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड को तोड़ दो भाई, तोड़ दो। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कुछ फॉर्म करना। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फोटो मतलब लाइट की मदद से क्या करा जाता है, फूड बनाया जाता है। लाइट प्लांट्स लेते हैं सन से, ठीक है, और सिंथेसिस किस चीज का होता है, फूड का। तो चलिए देखते हैं ये प्रोसेस होती कैसे है। देखिए बेटा, तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको 4 चीजों की जरूरत है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको एटमॉस्फेयर से मिलेगी, दूसरा वाटर जो उनको सॉइल से मिलेगा और एब्जॉर्ब होगा रूट से। उसके अलावा बेटा लाइट एनर्जी जो उनको सन से मिलने वाली है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो सकती है। प्लीज नोट, आपको पता है प्लांट्स आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आप बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दो, बड़े बड़े बल्ब लगा दो, ट्यूब्स लगा दो, प्लांट उस लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। है ना, कितना अमेजिंग। उसके अलावा बेटा काफी इंपॉर्टेंट, हमारी लीफ के सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से बेटा हमारे पेड़ पौधे ग्रीन दिखते हैं और क्लोरोफिल की ही वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कंप्लीट। चलिए देखते हैं कैसे हेल्प करता है क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रहेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारे लीफ के सरफेस पे लाइट आके गिरती है तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो है उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बहुत सारी लाइट एनर्जी आई है, ठीक है, थोड़ी सी लाइट एनर्जी क्या होती है बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अरे मैम हम तो बायो पढ़ रहे थे, फिजिक्स कहां से आ गई। अरे भाई साइंस है एंड साइंस इज एवरीवेयर। तो लाइट एनर्जी जो थी बेटा उसको थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया और थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी को यूज किया गया वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। क्या किया गया बेटा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सी लिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब फोटो का मतलब क्या होता है मैम, फोटो का मतलब होता है सेल्फी मैंने ले ली आज फोटो का मतलब फोटो नहीं, फोटो का मतलब लाइट है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो जब लाइट एनर्जी बेटा हमारे लीफ के सरफेस पे आके गिरती है ना, जब लाइट एनर्जी हमारे लीफ के सरफेस पे आके गिरती है तो लीफ के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। और जब वो टूटता है तो क्या होता है बेटा, उसकी जो भी चीजें हैं वो अलग हो जाती हैं। मैम हमारा तो दिल टूटा था, बस तब से समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ओए तुम फोटोसिंथेसिस पे फोकस करो, ठीक है। देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब लाइट आके गिरेगी वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर तो लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, उसकी फोटोलिसिस होगी, ठीक है। अब बेटा इसकी फोटोलिसिस होगी तो ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये अलग हो जाएगी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है कहां से आती है, तो ये ऑक्सीजन गैस बेटा वाटर मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से आती है, ये वहां से निकली है। अब ये तो टाटा बाय बाय करके बाहर चली गई और हम इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे, सांस लेते हो ना, यहीं से आती है वो ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन कहता है कि यार ऑक्सीजन तो मेरा साथ छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूं, नए फ्रेंड्स बनाता हूं। तो ये इधर उधर जाता है, इधर उधर जाता है ना। और अब ये क्या करता है, ये है ना, ये बातचीत करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, कहता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, क्या तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाओगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहता है कि ठीक है चल यार थोड़ी बहुत तेरे से दोस्ती कर लेते हैं, तेरे साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन एक्चुअली में जाके बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन बेटा, ये तीनों मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज, राइट। तो बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला रीड करो, क्या है मैम, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें क्या क्या है, कार्बन, इसमें है हाइड्रोजन और इसमें है ऑक्सीजन। और देखो बेटा यहाँ पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये तीनों
है ना, ये तीनों चीजें मिलती हैं बेटा, है ना, इनका रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट बनता है जो कि एक्चुअली में क्या है बेटा, हमारा फूड है। और यही मेन चीज है बेटा, यही मेन प्रोडक्ट है हमारे फोटोसिंथेसिस का। ये जो ऑक्सीजन है बेटा कहां से आई, वाटर मॉलिक्यूल टूटने की वजह से, और थोड़ा बहुत वाटर भी जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है बेटा, थर्ड स्टेप देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चे फुल दुखी, मैम इसका मतलब नहीं समझ आया। अरे बेटा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री याद करो, रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ जी मैम याद है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है मैम, रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ साथ, याद करो। ठीक है, अब सिर्फ रिडक्शन का याद करो। रिडक्शन का मतलब क्या होता था मैम, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया, याद आया। हाँ, जब किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हम बोलते हैं उसका रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा वो जो हाइड्रोजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो गया, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, हमें प्रोडक्ट मिला कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि फूड होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, वाटर और मेन चीज क्या है, ग्लूकोज, जो कि फॉर्म हो चुका है। अगर प्लांट ने बहुत ज्यादा ग्लूकोज बना लिया है तो वो उसको स्टार्च की फॉर्म में क्या कर देता है बेटा, स्टोर कर लेता है। और अगर हम बात करें अपनी, अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज चला गया ना, तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। समझे बच्चों? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, पूछे या ना पूछे, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आया है तो आपको ये इक्वेशन बनाकर आनी है। समझ गए, स्टार लगा लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर टॉपिक व्हिच इज स्टोमेटा। अब देखो बेटा, हमारी जो लीफ है ना, उसके सरफेस पे बेटा कुछ ऐसे छोटे छोटे छेद जैसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और ये स्टोमेटा बड़े कमाल के स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारे घरों में दरवाजे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। गेस्ट आया है जी, गेस्ट आया, दरवाजा खुलेगा, गेस्ट अंदर एंटर करेगा। ठीक है जी, गेस्ट ने खाना पीना खाया, मस्त हमने उसकी खातिरदारी करी, अब उसके जाने का समय आ गया तो हम गेट खोलेंगे, टाटा बाय बाय करके गेस्ट को भेज देंगे, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गेट ओपन क्लोज हो सकते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे छेद जो है ना बेटा स्टोमेटा के, ये ओपन क्लोज हो सकते हैं। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं, क्या काम है इनका, तो बेटा ये हमारे प्लांट को दो प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोले तो मान लो भाई प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करना चाहती है तो इसी के थ्रू एंटर करेगी। मान लो बेटा प्लांट से ऑक्सीजन बाहर जाना चाहती है तो इसी के थ्रू करेगी, यहीं से निकल कर जाएगी। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज ट्रांसपिरेशन। कई बारी एक्स्ट्रा पानी इवेपोरेट होके वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। कहां से निकलेगा, इन छोटे छोटे छेद से निकलेगा। तो वाटर वेपर भी क्या होते हैं बेटा, वाटर वेपर या हम बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन जब होती है बेटा, तो पानी यहीं से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा निकलता है। दो प्रोसेसेस, राइट। और मैंने एक और चीज बताई, स्टोमेटा जो होते हैं ना वो ओपन क्लोज हो सकते हैं, बिल्कुल गेट की तरह। तो अब यहाँ पे कोई स्विच लगा है क्या ओपन क्लोज करने का, नहीं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और समझते हैं। देखो बेटा, ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, ये जो स्टोमेटा होते हैं, इनके साइड में बेटा ये जो आपको येलो कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया, ये स्टोमेटा हो गया। इनके साइड्स में बेटा आपको ये किडनी बीन मतलब राजमा जैसी शेप के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, राजमा जैसी शेप के सेल्स दिखाई दे रहे होंगे। इन सेल्स का नाम होता है गार्ड सेल्स, क्योंकि ये हमारे स्टोमेटा को गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अब बेटा अगर इनके अंदर पानी एंटर कर जाएगा, ठीक है, अगर मान लो बेटा, है ना, मान लो इस टाइम क्या है, स्टोमेटा क्लोज है, देखो बेटा बिल्कुल नैरो हुआ है, छेद बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। अगर बेटा हमारे इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, वाटर एंटर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, देखो इस तरीके से फूल जाएंगे। भाई तुम गुब्बारों के अंदर, है ना, पानी भर दोगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी चला जाता है वो फूल जाते हैं। और जब गार्ड सेल फूलते हैं तो स्टोमेटा देखो ओपन हो गया, यहाँ देखो ये ओपन है और यहाँ देखो ये क्लोज्ड है, राइट। अब बिल्कुल उसका उल्टा कर दो भाई, मान लो बेटा गार्ड सेल्स में से पानी बाहर चला गया, गार्ड सेल्स में से पानी बाहर चला गया, तो अब क्या होगा, गुब्बारा पिचक जाएगा। ये भी क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन दोबारा आ जाती है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, और पूछा जाता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम बताते हैं कि गार्ड सेल्स के अंदर वाटर के
एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज। अब देखो बेटा, स्टोमेटा मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओपन रहता है वो दिन के टाइम पे, एंड ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन और रात के टाइम पे क्लोज। बट कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे हो गए डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट्स को बेटा बहुत दुख है, बहुत स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट में है, वहां पानी की कमी है, ऊपर से टेम्परेचर भी हाई है, पानी ज्यादा वेस्ट भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं बेटा, चालाकी दिखाते हैं तुम्हारी तरह, है ना। क्या करते हैं वो कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, दिन के टाइम पे अपना स्टोमेटा बंद रखेंगे। उससे क्या होगा, अरे उससे ये होगा कि हाई टेम्परेचर होने के कारण पानी इवेपोरेट होके बाहर नहीं जाएगा। वेरी गुड आइडिया, राइट। अब एक दिक्कत हो गई, क्या, अरे मैम दिन के टाइम पे अगर स्टोमेटा बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगी। अरे वाह, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या करें, फोटोसिंथेसिस भी करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। क्यों ना हम एक काम करें, फोटोसिंथेसिस को 2 स्टेप्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है, डेजर्ट प्लांट्स थोड़े स्पेशल प्लांट्स हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं। ठीक है जी। अब जब ये रात के टाइम पे बेटा अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं तो होता क्या है, रात के टाइम पे ये क्या करते हैं बेटा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, रात के टाइम पे इन्होंने पानी को भी एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है जी, है ना। तो रात के टाइम पे बेटा इनको बाहर से क्या, मतलब सॉइल से मिला होगा, याद रखना मैंने ऊपर बना दिया है। इनको क्या से मिला बेटा, सॉइल से इनको वाटर मिल गया, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो अब बेटा इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड बना के क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने वैक्यूल के अंदर। ठीक है, बट मैम फूड तो मैम ग्लूकोज है। एग्जैक्टली। अब सुनो होता क्या है, अब जैसे ही दिन का टाइम आता है ना, जैसे ही बेटा दिन का टाइम आता है, दिन के टाइम पे क्या आएगा बेटा, दिन के टाइम पे मैम सन आएगा, सूरज चाचू आएंगे जी हमारे, सूरज चाचू, है ना। चंदा मामा है तो सूरज चाचू है ना। तो अब क्या होगा बेटा, दिन के टाइम पे सनलाइट आई, यस, ठीक है। अब बेटा इस सनलाइट की मदद से क्या किया जाता है, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन किया जाता है और ये जो मैलिक एसिड था बेटा दिन के टाइम पे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लूकोज। और यही क्या है बेटा, यही तो फूड है जो हमको बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, रात के टाइम पे वाटर ले लिया और मैलिक एसिड बनाकर रख लिया। दिन के टाइम पे जब सनलाइट आई तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एक केमिकल रिएक्शन किया, उस केमिकल रिएक्शन में मैलिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट था। देखिए चालाकी डेजर्ट प्लांट्स की। हाँ, तो अगर कोई काम नहीं हो रहा है ना बेटा, बी लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एक बारी में नहीं कर पा रहे हो तो बेटा अपने टास्क को एक अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के करने की कोशिश करो। भाई एक बारी में बैठ के 2 घंटा नहीं पढ़ सकते, है ना, तो 1-1 घंटा पढ़ो, बीच में आधे घंटे का ब्रेक लो, राइट। तो तुम भी कोशिश करो बेटा अपने काम को, अगर एक बारी में नहीं कर पाते हो, छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपने काम को तोड़ के किया करो। लाइफ लेसन। ठीक है बेटा, चलो अब बात कर लेते हैं अमीबा के न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में। दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी शेप बदल सकता है, ये अपनी शेप नहीं बदल सकता। दोनों के अंदर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखते हैं कैसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है बेटा, अमीबा के पास सूडोपोडिया है ना, जिसको फॉल्स फीड भी बोलते हैं। ये इसी की मदद से मूवमेंट करता है और इसी की मदद से अपने खाने को कैप्चर करता है। तो मान लो बेटा ये इसका क्या है, मान लो इसका फूड पार्टिकल है, तो ये अपने सूडोपोडिया को फैलाएगा और इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब जैसे ही फूड पार्टिकल को ये कैप्चर कर लेगा तो इसके अंदर एक गोल सी शेप का एक स्ट्रक्चर बनेगा इसके सेल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे बेटा जो इस फूड के पार्टिकल को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन मतलब डाइजेस्ट करेंगे। अब जो भी यूजफुल चीजें होंगी ना बेटा फूड से निकली होंगी, जो भी वो सारी चीजें भाग जाएंगी कहां पर बेटा, वो सारी चीजें बेटा साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन के प्रोसेस से भाग जाएंगी। तो जो भी इसको इंपॉर्टेंट चीजें मिली ना उस फूड से, वो सारी डिफ्यूजन की प्रोसेस से साइटोप्लाज्म में जा चुकी हैं। बट जैसा हमारे साथ होता है, जो हम सब खाते हैं सब हमारी बॉडी रख लेती है क्या? नहीं, सुबह सुबह निकाल देते हो ना, जो हमारी बॉडी को अच्छा नहीं लगता ना, बॉडी कहती है शू गो टाटा बाय बाय, दोबारा मत आना। ठीक है, तो अब वैसे ही बेटा इसने भी क्या किया, इसने यूजफुल चीजों को रख लिया। अब जो चीजें इसको नहीं चाहिए थी, ये क्या करता है बेटा, अपने सेल के सरफेस से उनको बाहर थ्रो कर देता है, बाहर उनको फेंक देता है। तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा ये अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। ठीक है,
कौन सी चीजें जो अनडाइजेस्ट थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम में यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट टू नोट है, यहाँ पर सूडोपोडिया था बेटा, जो इसको खाना क्या करने में, कैप्चर करने में मदद करता था। यहाँ पे नोट करेंगे बेटा, हमारे पैरामीशियम के सरफेस पे, ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसके सेल के सरफेस पे बेटा बहुत ही छोटे 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 तुम्हारे जैसे, हाँ छोटे 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 क्या होते हैं बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, सीलिया की मदद से क्या होता है बेटा, फूड के पार्टिकल को क्या किया जाता है, फूड के पार्टिकल को आगे 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 धक्का मारा जाता है। ठीक है, तो मान लो ये फूड का पार्टिकल है बेटा, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, और ये जो फूड का पार्टिकल है एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है इसके सेल के सरफेस पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्यूलेट, है ना। आपके कोर्स में नहीं है, बस आप याद रखो, जैसे तुम्हारे पास एक मुंह है खाना खाने के लिए, वैसे ही इसके सेल के सरफेस पे एक छेद है जहां से फूड का पार्टिकल अंदर एंटर करता है। अब फूड का पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, वहां पे इसको तोड़ा जाएगा, यूजफुल चीजों को रखा जाएगा, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो वेस्ट होंगी। तो यहाँ पर बेटा एक एनल पोर करके एक छेद होता है जहां से उस सारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया जाता है। बेटा दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर 2 साल के गैप पे पूछे जाते हैं। दोनों चीजें यहां लिखी हुई हैं, नोट्स तुमको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन की बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। ये आपको पर्टिकुलर स्लाइड बेटा बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए और ये पेपर में भी आएगी। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेने का मेरे को और इस स्लाइड को। ठीक है, इसको थोड़ा, है ना, अब थोड़ा सा इसको मैं हाफ ऑफ करके बताती हूँ आपको। ठीक है, इसको थोड़ा हाफ ऑफ करके बताती हूँ। तो सबसे पहले बेटा, है ना, स्टार्टिंग का पार्ट देखते हैं। तो बेटा जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो फूड जाता है। अब जब बॉडी के अंदर फूड जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैसे वो कहां कहां ट्रैवल करता है, कहां कहां उसके साथ क्या होता है, उस पर क्या बीतती है, चलिए समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, है ना, तो सबसे पहले बेटा फूड को कंज्यूम हम कहां से करते हैं, माउथ की मदद से। किसकी मदद से भाई, माउथ की मदद से। तो माउथ की मदद से हमने खाने को क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर लेकर गए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, इन मतलब अंदर। ठीक है, अब जब खाना हमारे माउथ में गया तो बेटा क्या हुआ, हमारे माउथ में टीथ हैं जो हमारे खाने को क्या करेंगे बेटा, च्यू करने में मदद करेंगे, तोड़ने में मदद करेंगे। तो इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। हमने मसल की मदद से क्या किया, उसको तोड़ा, तो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया ये। फिर बेटा हमारे माउथ के अंदर टंग है जो बहुत तेजी से चलती है, बोलते हैं ना बड़ी जबान चलती है तुम्हारी, है ना, नहीं उसका कुछ काम है, पूरा दिन पचड़ पचड़ करने के लिए नहीं दिया भगवान ने, है ना। उस टंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि बेटा वो हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करती है। और उसके अलावा जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारे माउथ में एक फ्लूइड निकलती है जिसका नाम होता है सलाइवा। उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में भी हमारी टंग ही हेल्प करती है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया सलाइवा हमारे यहाँ पे और यहाँ पे भी पेयर होता है ना, पेयर होता है, एक यहाँ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में से निकलता है सलाइवा। सलाइवा पानी जैसा एक फ्लूइड है, टेस्टी खाना देखते हैं मुंह में पानी आ गया बोलते हैं ना, तो वो जो मुंह में पानी आ गया होता है ना बेटा, उस पानी को ही, उस फ्लूइड को ही बोला जाता है सलाइवा। अब बेटा इसका काम सिर्फ टेस्टी खाना देखकर ऐसे करने का नहीं है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला, सलाइवा के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहा जाता है। इसका काम पता है क्या है, इसका काम है बेटा हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर देना इनटू माल्टोज। ठीक है, तो स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, ये सलाइवरी अमाइलेज उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक सिंपलर फॉर्म है शुगर की। ठीक है, अब थोड़ा बहुत खाना हमने चबा लिया, थोड़ा बहुत खाना सलाइवरी अमाइलेज ने तोड़ दिया। अब फूड को क्या किया जाता है बेटा, फूड को फूड पाइप की मदद से भेजा जाता है स्टमक की तरफ। तो ये जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है जी, ये जो आपको लंबा सा पाइप दिख रहा है इसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं और ये करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखो बेटा मूवमेंट है यानी कि कुछ मूव कर रहा है, तो हमारे गले की और हमारे स्टमक की, इंटेस्टाइन की मसल्स जो होती है ना बेटा, वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती रहती है। मैम हमें तो पता ही नहीं चलता, एग्जैक्टली हम नोटिस नहीं करते हैं, बट यस ये होती हैं।
हमारे फूड पाइप की मसल जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं तो हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं। अब इससे होता क्या है, इसकी मदद से खाने को आगे 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 कहां, स्टमक में भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है बेटा, स्टमक में भेजा जाता है। तो खाने को बेटा धक्का मारकर, है ना, इस तरीके से धक्का मारकर, धक्का ऐसे टुनुन, है ना, तो इसको हमारे फूड पाइप ने कहां भेज दिया, टुनुन करते हुए स्टमक में भेज दिया। अब खाना स्टमक में आ चुका है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, नहीं पूछते ही नहीं है, दिक्कत यह है पूछते ही तो नहीं हो, डाउट पूछा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या सिर्फ हमारे इधर होती है इसोफेगस में से फूड पाइप में? आंसर इज नो। ठीक है, यहाँ पे तो होती है बेटा, स्टमक में भी होती है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, तभी तो खाना आगे 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 जाता है। हाँ ठीक है, चलो अब खाना कहाँ पहुंच चुका है बेटा, खाना पहुंच चुका है हमारे पेट में। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा पेट नहीं होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर में मेरा पेट बेटा पूरा पेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है स्टमक। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है ना, जे मतलब ऐसी सी शेप का ऑर्गन है, देखो, है ना। और बेटा यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके नीचे पेनक्रिया होता है, यहाँ पर हमारा लिवर होता है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है, पीछे हमारी किडनी होती है। वेट मैम एक एक करके बताओ। ओके ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, देखो बेटा, हमारे स्टमक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में से बेटा निकलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड में से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं तीन चीजें, एक है पेप्सिन, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है म्यूकस। पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट भाई साहब जी के नखरे बहुत है बेटा, है ना, नखरे बहुत है। ठीक है, पेप्सिन तभी काम करता है, प्रोटीन को तभी तोड़ता है जब उसको क्या मिलता है, जब उसको मिलता है एसिडिक पीएच, लो पीएच। अब ये कहां से लाएं जी हम, स्टमक में। इतने नखरे हाँ करने पड़ते हैं और फुलफिल क्या करते हैं बेटा, पेप्सिन कह रहा है मैं तो तभी प्रोटीन को तोड़ूंगा जब मुझे एसिडिक पीएच मिलेगा। एसिड कहां से लाएं? अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ने कहा हम करते हैं प्रबंध, हम कुछ जुगाड़ करते हैं, रुको, है ना। तो बेटा जब पेप्सिन रिलीज किया जाता है ना हमारे स्टमक में, जब पेप्सिन बनाया जा रहा है तो साथ साथ HCl भी बनाया जाता है। HCl क्या करता है बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये हमारे पेप्सिन को क्या करता है, एसिडिक कंडीशन देता है, उसको एक्टिवेट करता है कि हे प्रभु अब तो मान जाइए, मैं आ गया हूं, मैं एसिडिक पीएच दूंगा अब आपको, अब आप प्रोटीन को तोड़ना शुरू करो। तो अब वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है हमारे स्टमक में। बट HCl एसिड है, बूंद भी गिर गई ना जल जाओगे, तो मैम हमारे स्टमक में है। एग्जैक्टली कभी सुना है बोलते हुए मेरे को तो आज एसिडिटी हो रही है, सुना है ना। क्यों बोलते हैं एसिडिटी हो रही है, क्योंकि कई बारी क्या होता है हमारे स्टमक में ना जरूरत से ज्यादा HCl बन जाता है, फिर हमको एसिडिटी बर्निंग सेंसेशन लगती है। तो ये HCl का कमाल है। मैम कुछ तरीका है इससे बचने का? एग्जैक्टली तो ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस कहता है मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। तो वो कह रहा है मैं भाई सॉरी मैंने HCl बनाया क्योंकि पेप्सिन ने उसको मांगा था, उसको जरूरत थी, बट वेट मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो कह रहा है मैं तुम्हें HCl से भी बचाऊंगा, कैसे? तो वो क्या करता है बेटा, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ म्यूकस भी बनाने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है बेटा, हमारे स्टमक की लाइनिंग को HCl से प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है बेटा, हमारे स्टमक को HCl के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। ठीक है, अब एक चीज और, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि HCl के दो फंक्शन बताओ। एक तो वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है एसिडिक पीएच देकर, और दूसरा ये जब खाना हमारी बॉडी में जाता है तो कई बार खाने के अंदर बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, वायरस वगैरह है, तो ये HCl उनको भी मार देता है। 2 in 1 है, दो तरीके से हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब जितना खाना डाइजेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, इसके बाद खाने को कहाँ भेज दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इतना सारा खाना जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इतना सारा खाना जाता है। सबसे पहले देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, देखो बेटा यहां से खाना आया तो ये जो मैं पिंक कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ बेटा, ये सारा का सारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं इसको ब्लू कलर से बनाती हूँ, आपको बेटर दिखाई देगा। ये देखो बेटा ये सारा का सारा क्या है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये बहुत बड़ा होता है, तो मैम स्मॉल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज और उसको स्मॉल कहा गया है। अब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है अरे बाप रे इतना सारा फूड मैं अकेला कैसे डाइजेस्ट करूं, मुझे हेल्प चाहिए। तो अब उसके दो दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम है लिवर और एक दोस्त का नाम है पेनक्रिया। लिवर कहता है कि ठीक है भाई मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। लिवर क्या करता है, लिवर बनाता है बाइल जूस।
बाइल जूस बनता लिवर में है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अगर ज्यादा बन गया तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब इस बाइल जूस का काम क्या है? ये बाइल जूस लिवर में से निकल कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहता है बताओ क्या काम है, मैं हेल्प करने आया हूं, मैं हेल्प करने आया हूं, ठीक है। तो अब ये बाइल जूस क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर जितना भी फैट वाला खाना है ना, जो भी फैट है उसको और तोड़ता है, ठीक है। बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है बेटा। तो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया किसने, बाइल जूस ने। उसके अलावा जब स्टमक से फूड आया तो एसिडिक हो गया था, तो उसको एल्कलाइन भी कर देगा। तो इसने ये दो काम किए, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है थैंक यू लिवर भाई, थैंक यू लिवर भाई, पर वो देखता है कि अभी भी यार बहुत सारा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब क्या करूं, अब क्या करूं। वो अपने दूसरे दोस्त को फोन करता है, हेलो भाई पेनक्रिया तेरी हेल्प चाहिए। पेनक्रिया कहता है ठीक है भाई, कर देंगे कुछ तुम्हारी हेल्प, ठीक है। तो पेनक्रिया क्या करता है बेटा, पेनक्रिया बनाता है पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियाटिक जूस बेटा कहां से निकलता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रिया में से निकलकर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहता है बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अब ये पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है बेटा, ये तीन चीजें बनाता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर तीन चीजें हैं, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, और लाइपेज जो कि फैट इमल्सिफिकेशन के बाद टूट चुके थे उनको और तोड़ेंगे। तो ये तीन एंजाइम्स होते हैं हमारे पेनक्रियाटिक जूस में, और ये क्या करते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब लिवर और पेनक्रिया में से आए गए बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस अपना काम कर चुके हैं। फिर देखता है स्मॉल इंटेस्टाइन के यार अब तो मैंने अपने दोस्तों से भी हेल्प ले ली, अब तो जो थोड़ा बहुत काम बचा है ना वो मुझे खुद ही पूरा करना पड़ेगा। अब फाइनल काम, फाइनल डाइजेशन जो होता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है जो कि फूड का फाइनल डाइजेशन करता है। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है, तो फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे कि कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा कंप्लीट तरीके से तोड़कर कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, प्रोटीन को बेटा कंप्लीट तरीके से तोड़कर कन्वर्ट कर दिया जाता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है, और फैट्स को बेटा कंप्लीट तरीके से तोड़कर कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। अब फूड कंप्लीट तरीके से टूट चुका है। खाना क्यों खाया था, अरे मैम भूख लगी थी इसलिए खाया था। भाई खाना तुमने इसलिए खाया था क्योंकि तुम्हारी बॉडी को ये खाना चाहिए, तुम्हारे सेल को ये खाना चाहिए। अब सेल तक खाना कौन पहुंचाएगा, तो भाई सेल तक खाना पहुंचाएगा ब्लड। तो अब जो भी खाना तुम्हारी बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, इस खाने को हमें कैसे तैसे करके क्या करना है, ब्लड के अंदर भेजना है। ब्लड इस खाने को लेगा और धुन 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 करके कहां ले जाएगा, ये उसको ले जाएगा कहां पर, सेल के पास, ठीक है। तो अब ये कौन करता है, अब बेटा इमेजिन करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना ऐसी फिंगर जैसी, देखो फिंगर 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 है ना, ऐसी फिंगर जैसे बेटा कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाए, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होती है बेटा, इनके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के अंदर होता है ब्लड। तो जो भी खाना बेटा हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, टूट के कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको भेज दिया जाता है ना, उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, उसको भेज दिया जाता है विलाय के अंदर। अब जैसे ही ये फूड बेटा विलाय के अंदर जाता है, ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाता है, और ब्लड वेसल के अंदर जब एंटर करता है तो क्या होता है बेटा, ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड इसको फिर ले जाता है सेल के पास, और हमारा सेल कहता है थैंक यू, अब मैं इस फूड को यूज करके एनर्जी बनाऊंगा, जो कि हम रेस्पिरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेटा अब बहुत सारा खाना ऐसा था जिसको ब्लड के अंदर नहीं भेजा गया क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है। अब उस फूड को क्या करते हैं, उस फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। वहां पे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा फूड को कहां भेज देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है, जितना भी पानी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब बेटा जो भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी खाना एब्जॉर्ब नहीं हो पाया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको एनएस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को बेटा है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। तो बेटा जब सुबह सुबह उठकर तुम क्या करते हो, सॉलिड वेस्ट को, फीकल मैटर को, POTTY को करते हो, समझ गए किस बात की बात कर रही हूँ, हाँ, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब फूड, अनडाइजेस्टेड फूड,
अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड के रिमूवल को हम बोलते हैं क्या, इजेशन। ठीक है, जब हमने उसको रिमूव कर दिया एनएस के थ्रू, जब तक हम उसको रिमूव नहीं करते तो बेटा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल आखिरी में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है रेक्टम। रेक्टम के अंदर बेटा हमारी सॉलिड वेस्ट क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया किसका, ह्यूमन डाइजेशन का। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले भाई तुमको बहुत जरूरी है डिफरेंस पता होना चाहिए ब्रीदिंग का। मैम कुछ डिफरेंस नहीं होता, ये तो सेम ही है, बस एक ही प्रोसेस के दो नाम है। गलत, गलत बेटा, जागो मेरे प्यारे बच्चों, जागो। सेम प्रोसेस नहीं है, अलग अलग प्रोसेस है। अरे मैम कैसे, हमने बचपन में यही पढ़ा है। अरे नहीं, तुमने गलत नहीं पढ़ा, बस तुम्हें याद नहीं रहता कुछ। देखो बेटा दो प्रोसेस है, एक है ब्रीदिंग, एक है रेस्पिरेशन, दोनों इंटरलिंक्ड है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। देखो सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन क्या है, अब सुनो। जब हमने ब्रीदिंग करी तो ऑक्सीजन बॉडी में गई, बॉडी में कहाँ गई, नोज में, नोज से विंड पाइप में, विंड पाइप से लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया, धुन 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 करके कहाँ चला गया, सेल को दे गया। अब हमारे सेल के अंदर क्या होगा बेटा, फूड को इस ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाएगा और एनर्जी बनाई जाएगी, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। नहीं सच्ची में मैं नहीं मानता, मानना पड़ेगा क्योंकि यही है प्रोसेस बेटा। क्योंकि यही है प्रोसेस। मैम दोबारा बताओ। देखो सांस लिया, ऑक्सीजन बॉडी में गई, लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में गई, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाएगा और हमारे सेल के अंदर क्या होगा बेटा, फूड को इस ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाएगा, और जब फूड टूटेगा तो एनर्जी बनेगी, और जब फूड को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या? चलो देखते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है बेटा, इनहेल करना, एक्सहेल करना, ठीक है, लंग्स की मदद से, ये ब्रीदिंग हो गया। और जब बेटा हम फूड मतलब ग्लूकोज, जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी मतलब बेटा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद आया? एक सेकेंड मैम याद करने दो। अरे माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, हमें तो बस यही याद है, बिल्कुल सही याद है। क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो बनती है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो इसी प्रोसेस की वजह से बनती है। आओ चलो अभी देखेंगे भी आगे। तो इनहेल एक्सहेल करना ब्रीदिंग, और फूड को तोड़कर, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना रेस्पिरेशन। ये लंग्स में होती है बेटा, ये सेल्स में होती है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। इसमें कोई एनर्जी नहीं बनती, इसमें एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में। अब जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा तो ये दो तरीके की है, एरोबिक एंड एनारोबिक। अब इसका मतलब क्या है, एनएरोबिक और एरोबिक जो ये टर्म है बेटा, ये रिलेटेड है ऑक्सीजन से। अगर फूड को तोड़ के एनर्जी बनाई और ऐसा करने के लिए हमने ऑक्सीजन यूज करी तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन हुई। फूड को तोड़ के एनर्जी भी बना ली और वाह बिना ऑक्सीजन के हमने एनर्जी बना दी, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक बड़ा फैंसी सा नाम है जिसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। एक ही बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलो, फर्मेंटेशन बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके चलो अब इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। कौन करता है? तुम, मैं, प्लांट्स और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? उनके सेल में ग्लूकोज कहां से आया? अरे अभी तुमने खाना खाया भूल गए, सुबह से कुछ नहीं खाया मैम, भूख लगी है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज होगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। ग्लूकोज C6H12O6 याद करो, एग्जैक्टली 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इस ग्लूकोज को तोड़ के पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाता है। थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पर बनती है, कुछ नहीं है पाइरूवेट बेटा, जस्ट एक केमिकल कंपाउंड है, एक क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, वैसे ही पाइरूवेट में 3 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रेस्पिरेशन का क्या हो गया बेटा, ग्लूकोज को तोड़ के पाइरूवेट में कन्वर्ट किया। ये स्टेप कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। हम किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरूवेट क्या करता है, पाइरूवेट धुन 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 करके कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है आ गए तुम पाइरूवेट, क्या करूं तुम्हारा? तो पाइरूवेट कहता है मुझे तोड़ दीजिए और मुझे कन्वर्ट कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ये ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा ये पाइरूवेट चला जाता है, पहले साइटोप्लाज्म में था, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। बेटा ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप एक्सहेल आउट करते हो।
ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप एक्सेल आउट करते हो, क्योंकि ये एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी अपने पास नहीं रखना चाहती, इसको कहती है शू, गो अवे। ठीक है, चलो एनर्जी बन गई, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब बेटा ये जो दोनों केस है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस है। ठीक है, मतलब फर्मेंटेशन के केस हैं। अगर बेटा हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अगर हमारी फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है तो नाम हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। होता क्या है, पहले बात करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, यानी कि यहाँ अल्कोहल बनेगा। कौन शो करता है ये प्रोसेस? एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट, एक तरीके की फंगस होती है, एक तरीके की फंजाई होती है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अंदर कैसे बनती है एनर्जी? पहला स्टेप कॉमन है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट कहता है तुम्हारे पास ऑक्सीजन है क्या गाइस, है क्या गाइस? सेल कहता है हमारे पास नहीं ऑक्सीजन, तो वो कहता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया में, मैं तो साइटोप्लाज्म में ही रहूंगा। ठीक है, अब भाई क्या करें? तो अब क्या करता है बेटा हमारा ईस्ट का सेल, पायरुवेट जो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, वहीं पे पड़ा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इथेनॉल में। इथेनॉल में एक तरीके का अल्कोहल होता है। ठीक है, एक तरीके का अल्कोहल होता है। साथ साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी भी क्या है, थोड़ी बहुत फॉर्म होती है। इथेनॉल क्या होता है बेटा? C2H5OH, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इथेनॉल के अंदर क्या होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई। एक होती है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन में ही काउंट किया जाता है। अब ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, हमारी बॉडी में होता है बट हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। जब हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए जब उतनी नहीं मिलती तो तब ये होता है। और स्पेसिफिक सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्केलेटल मसल्स पाई जाती हैं। ये वो मसल्स होती हैं जो हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं। क्या होती है बेटा? हमारी हड्डियों से अटैच्ड होती हैं। उन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। तो जब उन मसल के सेल्स को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, तो हमारे लैक्टिक यहाँ पे क्या होती है बेटा? यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसमें होता क्या है? सेम प्रोसेस, पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अब बेटा पायरुवेट कहेगा तुम्हारे पास ऑक्सीजन है नहीं है, बताओ भाई बताओ। तो मसल सेल कहेंगे अरे भाई इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है मैं नाराज हो गया, मैं नहीं हो रहा कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में, अब तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि भाई मैं ना, अब देखो ऑक्सीजन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा लैक्टिक एसिड में। तो ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनती और थोड़ी बहुत एनर्जी बनती है। अब ये लैक्टिक एसिड बेटा हमारी मसल के सेल्स में इकट्ठा होता है और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो बेटा हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, हमें दर्द होता है। अब थोड़े टाइम बाद बेटा जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे 3 केस हो गए बेटा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब बेटा जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो एयर है वो कहां से कहां ट्रैवल करती है, कहां से कहां जाती है, चलिए बेटा उसको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए बेटा ये डायग्राम है, ये हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? इस चीज को समझेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम करते हैं इनहेल। जब हम इनहेल करते हैं तो हम बाहर से क्या ले रहे हैं? हम बाहर से ले रहे हैं ऑक्सीजन, हम बाहर से ले रहे हैं बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इनहेल करने पर ये ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल में गई। ये जो 2 छेद दिख रहे हैं ना, हाँ ये 2 छेद दिख रहे हैं, नाक पेन को नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, अब बेटा इन छेद से अगर उंगली अंदर डालोगे ना बेटा, अंदर एक रास्ता है, हाँ उसी को बोलते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से बेटा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है बेटा? यहाँ पे ये जो पार्ट है ना इसको फेरिंग्स बोलते हैं। अब ये खाली जगह है, ये खाली जगह पे क्या होता है? जैसे ही फूड पहुंचता है कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं फूड पाइप में जाऊं या विंड पाइप में, है ना? तो यहाँ पे फेरिंग्स में पहुंच के बेटा फूड जो होता है फूड पाइप में चला जाता है, और यहाँ पर बेटा अगर हमारी एयर पहुंची है, हमारी ऑक्सीजन पहुंची है, तो वो विंड पाइप में चली जाती है। तो एक कॉमन रास्ता है ना, एक कॉमन रास्ता है। जैसे स्कूल में घुसते हो तो एक कॉमन रास्ता है सबका आने जाने का, है ना? जो फर्स्ट फ्लोर वाले होंगे वो सीढ़ियां ले लेंगे, जो ग्राउंड फ्लोर वाले होंगे वो सीधे चले जाएंगे, जो बेसमेंट वाले होंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो एक ये जगह है बेटा यहाँ पर। तो जब हम कोई सांस लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं, पहले वो फेरिंग्स में ही जाता है और फिर उसके बाद फूड पाइप में, विंड पाइप में। ठीक है, चलो बेटा फेरिंग्स से बेटा एयर जाती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है बेटा? हमारे यहाँ पे जो विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है लैरिंग्स। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है और ये जो तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है ना, मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो लैरिंग्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रही है। अब बेटा लैरिंग्स के बाद, है ना, लैरिंग्स के बाद बेटा यहां पर आ जाएगा हमारा ट्रेकिया।
लैरिंग्स के बाद बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा विंड पाइप होता है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेकिया के यहाँ पर बेटा कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, देखो फील करो यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज के रिंग पता है क्या करते हैं, ये कार्टिलेज के रिंग हमारे ट्रेकिया को, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं। देखो फील करो, तुम्हें फील होगा यहाँ पे छल्ले छल्ले हैं, यस, उनको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब बेटा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा विंड पाइप दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इन दो ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकाई, इन दो ट्यूब्स को बोला जाता है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो होते हैं बेटा और पतली ट्यूब्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, और बिल्कुल इनके आखिरी में गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं बेटा, जिनको बोला जाता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां से बेटा ऑक्सीजन कहां चली जाती है, एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड क्या करता है बेटा, हमारी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा देता है। ठीक है, चलो जी, अब एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझना है। देखो बेटा, तो जब हमारे एल्वियोलाई के है ना, देखो बेटा ये जो गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक सिंगल एल्वियोलाई है, और ये पूरा का पूरा गुच्छा एल्वियोलाई का, इसको एल्वियोलर सैक बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई वो जगह है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, ठीक है, जहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, और ये वही जगह है जहां से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में एंटर करती है। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इसमें जैसे हवा भरती है ये क्या करता है, ये एक्सपैंड कर जाता है, और इसका सरफेस एरिया भी बहुत बड़ा है। ये बहुत ही पतली पतली होती हैं, और इनका सरफेस कैसा होता है, गीला गीला मॉइस्ट होता है। ठीक है, और इसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो बेटा अगर ये मेरा सिंगल एल्वियोलाई है तो क्या होगा, जब हम इनहेल करेंगे तो नाक से होती हुई, है ना, नोज से होती हुई, विंड पाइप से होती हुई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वियोलाई में ये ऑक्सीजन पहुंच गई है। ये ऑक्सीजन क्या है बेटा, पहुंच गई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लड वेसल है, तो ये ऑक्सीजन बेटा ब्लड में चली जाएगी। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में थी, तो यहां से बेटा निकलेगी और ये एल्वियोलाई में जाएगी, और ये एल्वियोलाई बेटा इसको, है ना, हमारे विंड पाइप तक पहुंचाएगा, विंड पाइप से नाक में, नाक से एक्सेल आउट हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो पेपर में पूछा जाता है भाई क्या है एल्वियोलाई के फायदे, तो ये सब आपको लिखना है वहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ऑक्सीजन जैसे ही ब्लड में जाती है तो इसका ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी दी जाती है रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल कहता है ऑक्सीजन मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा सेल तक, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बेटा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, और ये रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को बेचारी को कोई नहीं पूछ रहा बेचारी कोई नहीं इसका स्पेशली इसका ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, ये बस ब्लड में पड़ी रहती है, घुली डिजोल्व फॉर्म में रहती है, और ये बस इधर से उधर ट्रैवल करती है। तो ये डिजोल्व फॉर्म में, प्लाज्मा होता है ब्लड में, है ना, उसके अंदर ये डिजोल्व रहती है और उसके ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करता है। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहलेशन को इंस्पिरेशन बोलते हैं, एक्सहेलेशन को एक्सपीरेशन बोलते हैं। यहां पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका बेटा, हमारे डायफ्राम का। यहां पर ये मैंने देख रहे हो बेटा, है ना, इस तरीके की टोम्ब जैसी, है ना, डोम जैसी, ताजमहल इमेजिन करो, उसके ऊपर डोम बना हुआ है ना, यस, तो बिल्कुल वैसी शेप की क्या होती है, एक मसल होती है डायफ्राम। ठीक है, अब देखो जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, तो बेटा जब हम इनहेल करते हैं, चलो करो साथ साथ करो, सांस नहीं छोड़ने, ओए सांस नहीं छोड़ने, देखो मैम यहाँ पे कुछ सुकड़ गया है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, छोड़ दो। हाँ मैम रिलैक्स लग रहा है ना। अब देखो जब हमने इनहेल किया तो ये जो मसल है डायफ्राम की, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो देखो क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। उसके अलावा बेटा जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम की मसल थोड़ा नीचे की तरफ आती है और फ्लैट हो जाती है, डाउनवर्ड आती है और फ्लैट हो जाती है। बट जैसे ही हम बेटा सांस छोड़ते हैं तो ये दोबारा से ऊपर भाग जाती है और दोबारा से अपनी शेप ले लेती है। इनहेलेशन के टाइम पे एयर अंदर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है। एक्सहेलेशन के टाइम पे बेटा एयर बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक टॉपिक और है हमारा इससे रिलेटेड, दैट इज ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि वो हमारी तरह ना एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकती। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोला मैंने, सॉरी ऑक्सीजन। तो फिर मैम उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? अरे गैसेस पानी के अंदर घुल सकती हैं, राइट। तो जो भी ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई होती है ना, ये उसी ऑक्सीजन को यूज करते हैं।
और इनके पास हमारी तरह लंग्स नहीं है, इनके पास होते हैं गिल्स। ये गिल्स की मदद से क्या करते हैं बेटा, गिल्स की मदद से ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये क्या करते हैं, गिल्स को यूज करते हैं। उसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका ब्रीदिंग रेट क्या है, हमसे बहुत ज्यादा है। ब्रीदिंग रेट मतलब मान लो भाई तुम 1 मिनट में 25 बारी 18 बारी सांस ले रहे हो, इनहेल एक्सेल, ये एक ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो हम ऐसा 18 से 24 बारी करते हैं 1 मिनट में, बट ये हमसे कई ज्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 25 बारी कर रहे हैं तो ये बेटा 40 बारी 45 बारी ऐसा करते हैं, और ये फिश टू फिश वैरी करता है, ठीक है। चलिए तो अब ऐसा क्यों 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 ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। तो आप खुद को याद करो, जब पेपर स्टार्ट होता है तो तुम क्या करते हो, अरे 3 घंटे हैं, आराम आराम से लिखेंगे, आराम आराम से लिखेंगे, राइट। और जैसे ही मैम ने कहा कि बेटा आधा घंटा बचा है, 15 मिनट बचा है, अरे मैम जल्दी 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 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टाइम कम है। वैसे ही पानी में ऑक्सीजन कम है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। बेचारे भोले हैं। इसके अलावा बेटा प्लांट्स, उनको भी गैसेस चाहिए है ना, उनको भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चाहिए होता है। तो बेटा लीफ में स्टोमेटा की मदद से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनके ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स, जहां से गैसेस अंदर बाहर जाती हैं। अब कौन सी गैस अंदर जाएगी बाहर जाएगी, ये डिपेंड करता है बाहर की एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, लाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से हमारी खत्म हो गई दूसरी लाइफ प्रोसेस विच वाज रेस्पिरेशन। अब डिस्कस करते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो भाई ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है चलिए देखते हैं, पर पहले देख लेते हैं ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है। तो ब्लड में 4 चीजें होती हैं बेटा, एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है ब्लड में, होता है प्लाज्मा। पानी वाला जो पार्ट होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ये फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर हेमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बैक्टीरिया वायरस को मारता है। कैसे, एंटीबॉडीज बना के, ये प्रोटीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं। उसके अलावा बेटा क्या हो गए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। आई मम्मा चोट लग गई, देखते हो है ना, खून आता है, थोड़े टाइम बाद वहां पे एक स्कैब, उस वुंड पे, उस पॉइंट ऑफ इंजरी पे देखते हो आप एक सील बन जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। किसने किया, प्लेटलेट ने किया, ठीक है। और बेटा जब ऐसा होता है तो हमें लॉस ऑफ ब्लड से बचा रही है हमारी बॉडी। अगर वहां पे बेटा वो क्लॉट नहीं होगा तो सारा ब्लड तो बाहर बह जाएगा, तो लॉस ऑफ ब्लड से क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। अब हमारा ये ब्लड जो होता है बेटा 3 तरीके की ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। ब्लड वेसल्स मतलब, ब्लड वेसल मतलब वो ट्यूब, जिन ट्यूब्स के अंदर हमारा ब्लड बहता है ना, कुछ ट्यूब्स के अंदर बहता है बेटा हमारा ब्लड, उन ट्यूब्स को ब्लड वेसल कहते हैं। 3 तरीके की होती है, एक है बेटा आर्टरी, दूसरी है हमारी वेन्स, एंड तीसरी है कैपिलरीज, ठीक है। ए मतलब अवे फ्रॉम दी ए से आर्टरी, ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। ए आर्टरी और ए से अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो मान लो मैं आर्टरी हूं, मैं ब्लड को लेकर जा रही हूं। मेरे से किसी ने पूछा अरे कहाँ जा रही हो, मैंने कहा मैं तो हार्ट से बहुत दूर जा रही हूँ, तो हार्ट यहाँ है, मैं ब्लड को बहुत दूर लेकर जा रही हूँ हार्ट से, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। चलो मान लो मैं वेन हूँ, मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं ब्लड को लेकर जा रही हूँ। तो मेरे से किसी ने पूछा अरे कहाँ जा रही हो, मैंने कहा मैं तो वेन हूँ, मैं तो ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही हूँ, तो मेरा हार्ट यहाँ है, मैं ब्लड को हार्ट के पास लेकर जा रही हूँ। फिर बोलती है कैपिलरी, ओए मेरा काम नहीं है कि मैं हार्ट के पास, हार्ट के दूर लेकर जाऊं, तुम्हारा काम क्या है। अरे मैं तो बहुत ही नाजुक सी हूं, मैं बहुत छोटी सी हूं, मैं बहुत पतली सी हूं, और मेरा काम है ब्लड के अंदर जो भी चीजें हैं वो देना सेल को, और सेल के अंदर जो भी चीजें हैं वो डालना ब्लड के अंदर, राइट। तो ये चीजों का आदान प्रदान कराती है। तो ये कैपिलरी का काम है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस कराना, ब्लड में से चीजें सेल में, सेल से चीजें ब्लड में, ये काम है हमारी कैपिलरी का, ठीक है। अब बेटा देखो हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन काफी अच्छी खासी मात्रा में, हाई क्वांटिटी में मिलती है। वेन के अंदर बेटा उतनी ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में जितनी आर्टरीज में होती है, तो इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज में बेटा थोड़ा मिक्स टाइप का ब्लड होता है। अब देखो बेटा आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर हाई होता है, वेन के अंदर जो प्रेशर होता है लो होता है ब्लड का, और यहाँ पर मीडियम प्रेशर होता है। यहां पर बेटा ये हाई प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज जो होती है थिक होती है, मोटी होती है।
यहां पर बेटा ये क्या होती है, इतना प्रेशर नहीं है तो पतली होती है, नॉन इलास्टिक होती है, और ये तो सबसे पतली है, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पतली, वेरी थिन। यहां पर बेटा वॉल्व्स नहीं होते, यहां पर वॉल्व्स होते हैं और यहां पर नहीं होते हैं। क्या होता है मैम, वॉल्व्स क्या होता है? देखो बेटा, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं है, कैपिलरीज में वॉल्व्स नहीं है। वी फॉर वॉल्व, वी फॉर वेन। पर ये होता क्या है मैम? देखो बेटा, हमारी व्हेन वी टॉक अबाउट वेन्स, ठीक है, हमारी वेन्स क्या कर रही हैं बेटा, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जा रही है। हमारा हार्ट क्या है बेटा, मान लो यहां पर है, हार्ट मान लो बेटा यहां पर है, तो ये ब्लड को कहां लेकर जा रही है बेटा, यहां लेकर जा रही है, और ब्लड प्रेशर लो है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए भाई, ब्लड इस तरीके से वापस बैक फ्लो कर जाए। तो उसको रोकने के लिए बेटा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वॉल्व। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको वॉल्व बोलते हैं। ये ब्लड को वापस पीछे बैक फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसके अंदर, हमारे वेन्स के अंदर। यहां पे बेटा देखो, वैसे तो सारी की सारी आर्टरी में ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक अनोखी है, उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सारी की सारी वेन में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, बट एक अनोखी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, चलो, सबसे बड़ी आर्टरी आयोटा हो गई, सबसे बड़ी आर्टरी वेना कैवा हो गई। चलिए गाइस, अब कर लेते हैं कुछ दिल की बातें। ठीक है, ह्यूमन हार्ट का टॉपिक देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। नहीं, सच बोल रही हो मैम, हार्ट ऐसा नहीं होता नहीं, और मैम ऐसा भी नहीं होता, अरे नहीं, पिटाई कर दूंगी। ठीक है, हार्ट बेटा ऐसा होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैम ये क्या बना हुआ है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं बेटा, हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड। तो आर का मतलब यहाँ पे राइट है और एल का मतलब यहाँ पर लेफ्ट है। ठीक है, दोनों अलग अलग कलर से दिख रहे हैं। ठीक है, इन लेफ्ट और राइट साइड के बीच में क्या होती है बेटा, एक बड़ी सी दीवार होती है जिसका नाम होता है सेप्टम। तो ये लेफ्ट साइड हो गई, ये राइट साइड हो गई, बीच में ये सेप्टम हो गई। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, हमारे हार्ट के जो ऊपर वाले कमरे होते हैं, हमारे हार्ट में 4 कमरे हैं। हाँ, हमारे हार्ट के 4 कमरे हैं, और जो ऊपर वाले कमरे होते हैं ना बेटा, जो ऊपर वाले कमरे होते हैं उनका नाम है एट्रियम, और जो नीचे वाले कमरे हैं बेटा उनका नाम है वेंट्रिकल। देखो, ऊपर वाले एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट तरफ का एट्रियम, सॉरी ये राइट तरफ का एट्रियम, ये लेफ्ट तरफ का एट्रियम, ये राइट तरफ का वेंट्रिकल, ये लेफ्ट तरफ का वेंट्रिकल। तो समझ आ गया बेटा? ठीक है, अब फर्क क्या है मैम, कुछ तो फर्क होगा, बिल्कुल। जो ऊपर वाले कमरे होते हैं बेटा वो एट्रियम हो गए, नीचे वाले वेंट्रिकल हो गए। ऊपर वाले जो कमरे होते हैं ना बेटा, उनकी दीवारें पतली हैं, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है बेटा। ठीक है, वेंट्रिकल की दीवारें, जो नीचे वाले कमरे उनकी दीवारें अच्छी खासी मोटी मोटी होती हैं। अब ऊपर वाले कमरों का काम है ब्लड को स्वागत करना, कहते हैं आइए आपका इंतजार था, है ना। तो ब्लड जब एंटर करता है तो सबसे पहले कौन से कमरों में घुसता है बेटा, एट्रियम में घुसता है। और एट्रियम क्या करते हैं बेटा, मान लो भाई ब्लड यहां से एट्रियम में आ गया, एट्रियम बेटा उसको वेंट्रिकल को दे देता है, और यहां पे आ गया तो भाई ये भी यही करता है, ये इसको जैसे ही एट्रियम को ब्लड मिला ये वेंट्रिकल को दे देता है। ठीक है, तो मैम यहां से यहां अरे नहीं जा सकता, बताया ना बेड़ू, बीच में क्या है, दीवार रहने का। तो इधर की चीज इधर नहीं जाने का, इधर की चीज इधर नहीं जाने का, समझे क्या? ठीक है बेटा। तो यहां से ब्लड एट्रियम रिसीव करता है, एट्रियम वेंट्रिकल को देता है। वेंट्रिकल बताती हूं कहां देता है, एट्रियम रिसीव करता है, एट्रियम वेंट्रिकल को देता है। ये वेंट्रिकल क्या करता है अभी बताती हूं क्या करता है। ठीक है, चलो अब इसके अलावा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप याद रखोगे, ठीक है, जरूरी है, दैट इज लॉर्ड। हे भगवान हमारी मदद करना, भगवान को याद करो। ठीक है, देखो बेटा, यहां पे एल का मतलब है लेफ्ट साइड और ओ का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट का मतलब है, एल का मतलब है लेफ्ट साइड, ओ का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाली जो साइड है यहां पर हमेशा जो ब्लड पाया जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। और राइट साइड में जो ब्लड होता है बेटा, आर फॉर राइट, डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड, इस तरफ जो ब्लड होता है हमेशा उसमें ऑक्सीजन कम होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, इधर का ब्लड इधर नहीं जाता, इधर का ब्लड इधर नहीं जाता है, याद रहेगा। अब होती कैसे है अभी बताऊंगी बाद में। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये हमारा एक्चुअल क्या है, ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, और इस ह्यूमन हार्ट के अंदर बेटा आपको ये जो कमरे दिख रहे हैं ये एक्चुअली नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, इनका साइज भी बड़ा होता है।
ऊपर की तरफ बेटा, है ना, ऊपर की तरफ क्या है, हमारे एट्रियम होते हैं। यहाँ पे ये क्या दिखा रहे हो मैम आप, खतरनाक लग रहा है। नहीं देखो बेटा, हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको ये बेटा दिख रही है बेटा, खिड़की की तरह खुल रही है बंद हो रही है, खिड़की की तरह खुल रही है बंद हो रही है। एग्जैक्टली इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है वॉल्व्स। इनका काम क्या है, जो काम वेन में था सेम वही काम है। अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में एक बारी ब्लड आ गया, अगर एट्रियम से वेंट्रिकल में बेटा एक बारी ब्लड आ गया, मान लो यहां से एक बारी ब्लड यहां से यहां आ गया, तो हम नहीं चाहते कि वो वापस जाए, तो उसको वापस जाने से कौन रोकता है बेटा, ये वॉल्व्स रोकती हैं। ये ओपन क्लोज होती रहती हैं। तो जब ये ओपन होती हैं, ऊपर से ब्लड नीचे आ गया, अब वापस नहीं जाएगा क्योंकि ये क्लोज हो चुकी हैं, समझे। हाँ, तो वॉल्व्स का क्वेश्चन भी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अब होता कैसे है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, चलिए समझते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। तो लंग्स क्या करते हैं बेटा, मैम लंग्स कहां से आ गया, हम तो हार्ट पढ़ रहे थे। अरे सुनो, देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं मैम, हम इनहेल करते हैं कौन सी गैस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, लंग्स क्या करते हैं, उसको ब्लड में डाल देते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गई तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजन वाला, यस ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड। अब बेटा एक ब्लड वेसल होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। वेन मतलब ब्लड को कहां लेके जाएगी, टुवर्ड्स द हार्ट। ब्लड कैसा है, ऑक्सीजन वाला, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमेशा कहां रहता है, लेफ्ट तरफ। तो लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आ जाएगा। एट्रियम ने उसको ले लिया, एट्रियम क्या कर देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको ले लेता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहता अरे यार ये तो बहुत अच्छा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, एक काम करता हूं आयोटा को दे देता हूं। आयोटा क्या करेगी, सारे सेल्स में इसको बांट देगी। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है बेटा, ब्लड दे देता है आर्टरी को। कौन सी आर्टरी, आयोटा। आयोटा आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट उसको लेकर भाग जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट क्या करती है बेटा, उसको लेकर भाग जाती है। आयोटा बेटा इस ऑक्सीजन वाले ब्लड को बॉडी ऑर्गन तक देती है। बॉडी ऑर्गन कहते हैं थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, ठीक है। अब बेटा बॉडी ऑर्गन कहते हैं आप हमारा एक काम और कर दीजिए दीदी, हम परेशान हो गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गन क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन क्या करते हैं बेटा, अपने अंदर में से निकालते हैं, है ना। इनके अंदर से बेटा क्या निकलती है, बॉडी ऑर्गन्स में से, मतलब टिश्यूज में से, सेल्स में से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाती है, ब्लड में जाती है, जिसके कारण ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब बेटा यहां पर एक वेना कवा नाम की एक वेन है, वेना कवा वेन, वेन मतलब टुवर्ड्स द हार्ट, वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है राइट एट्रियम के पास। राइट तरफ जाएगी क्योंकि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वाला हो गया है। राइट एट्रियम किसको दे देता है, राइट वेंट्रिकल को दे देता है। अब राइट वेंट्रिकल कहता है यार ये डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो किसी को चाहिए ही नहीं क्योंकि ये वेस्ट है ना। तो ये कहते हैं काम करो, इसको बाहर निकालो, इसको निकालो निकालो निकालो, इसको बाहर निकालो। अब वो सोचते हैं कैसे निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकाल सकते हैं, तो उनको याद आता है एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम करते हैं, वो ना साजिश रचते हैं, वो कहते हैं हम एक काम करेंगे, हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना लंग्स तक पहुंचा देंगे, लंग्स भी खुद देख लेगा अपना क्या करना है, ठीक है। तो बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी क्यों है, क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना है ना बेटा, क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाना है। तो ए फॉर आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास। अब लंग्स के पास जैसे ही बेटा ये ब्लड पहुंचता है, लंग्स इसमें से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारी ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती है बॉडी में, और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करा पा रहा है, ठीक है। इजंट इट अमेजिंग। चलिए यहाँ पर एक और अमेजिंग टॉपिक है बेटा, जो कि है हमारा डबल सर्कुलेशन। अब आपने एक चीज बेटा नोटिस करी होगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। जब हमारा ब्लड यहाँ से चलना शुरू हुआ, जब हमारा ब्लड बेटा यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो आपने देखा बेटा यहां से चला और पहली बारी यहां पर ब्लड हमारे हार्ट में एंटर हुआ, ठीक है, फिर हार्ट से निकल गया, फिर गया इधर गया, फिर यहाँ पे दोबारा वो हमारे हार्ट में एंटर हुआ, हाँ, और फिर दोबारा से अपनी जगह पर वो आ गया। तो एक चक्कर पूरा करने के लिए, अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए वो हार्ट में कितनी बारी गया, 2 बारी गया, एक बारी लेफ्ट एट्रियम में गया, एक बारी राइट एट्रियम में गया, राइट। तो ऐसा
ऐसा जब होता है बेटा, जब हमारे हार्ट में ब्लड 2 बारी जाता है, कितनी बारी जाता है? 2 बारी जाता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं, ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन जो है बेटा, इसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं बेटा? 2 फेजेस होते हैं। देखो बेटा, देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसको ऐसे सोचो, हमारे हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? हमारे हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजा गया था बेटा? लंग्स में। लंग्स क्या करेंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन डाल देंगे और ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट के पास भेज देंगे। तो बेटा ये सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, इसको एक नाम दिया गया है बेटा, इसको नाम दिया गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम दिया है बेटा? इसको नाम दिया है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी टर्म ही लंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, हमारे हार्ट से आयोटा क्या करती है? ब्लड को उठा के लेके जाती है, जो कि कैसे वाला है? ऑक्सीजनेटेड वाला है। और वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को दे देती है, बॉडी ऑक्सीजन रख लेती है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है ब्लड में, और इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं। हाँ जी मैम, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या हो रहा है? हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हार्ट, हार्ट से बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट, ठीक है। तो ये वाले सर्कुलेशन को बेटा नाम दिया गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको नाम दिया गया है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा पेपर में क्वेश्चन आएगा, आएगा मैम, पक्का आएगा, समृद्धि मैम की गारंटी है, ठीक है, याद रखना, समृद्धि मैम की गारंटी है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो, तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पे क्या है बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। हमारी डबल सर्कुलेशन है बेटा। ये डबल सर्कुलेशन के 2 फेजेस होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जब हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट चलता है, ठीक है, हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट चलता है, ठीक है। और दूसरा फेज क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हार्ट, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। चलो, ये डबल सर्कुलेशन हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके हार्ट में केवल एक ही बारी ब्लड जाता है, वो क्या हो गया बेटा? उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। 2 बारी जा रहा है तो डबल, 1 बारी जा रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन। फिशेस के अंदर ऐसा होता है, फिशेस को पाइसिस कहा जाता है बेटा। इनके हार्ट के अंदर केवल 2 चेंबर है और ये सिंगल सर्कुलेशन दिखाते हैं। इस वाले कॉलम को मैं बाद में डिस्कस करूंगी। एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग हो गए बेटा, इनके हार्ट के अंदर 3 चेंबर होते हैं और ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं, यानी कि इनके हार्ट में 2 बारी तो ब्लड जाता है बट मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन वाला और कम ऑक्सीजन वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, तो ढंग से नहीं हो पाया, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल दिया। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक हो गए, लिजर्ड हो गई, इनके अंदर क्या होता है? 3 चेंबर होते हैं हार्ट में और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये दिखाते हैं। एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है और उसके पास 4 चेंबर हैं जी, ठीक है। उसके अलावा बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, जितने भी बर्ड्स हैं वो एव्स में आ जाती हैं, और मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, काउ, बफेलो, गोट, टाइगर, लायन, काउ, है ना, डॉगी, कैटी, है ना, ये सब चीजें। इन सब के हार्ट में क्या है बेटा? 4 चेंबर्स हैं और इनके हार्ट में 2 बारी जाता है ब्लड और मिक्स भी नहीं होता, तो डबल सर्कुलेशन हो गया। अब ये क्या है मैम? व्हाट इज दिस? देखो बेटा, अब बात सुनना, मेरी बात सुनना। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, मतलब भाई बाहर चाहे 30 डिग्री हो, बाहर चाहे 40 डिग्री हो, बाहर चाहे 45 डिग्री हो, बाहर चाहे 2 डिग्री हो, उनकी बॉडी को थर्मामीटर लगा के चेक करोगे, बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, दिल्ली में इस टाइम क्या टेम्परेचर है? कुछ तो होगा ही, हाँ ठीक है, दिल्ली में मान लेते हैं बेटा इस टाइम है मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर, पर बॉडी का टेम्परेचर चेक करूंगी तो 37 होगा। मान लो दिल्ली में 5 डिग्री की ठंड पड़ रही है, बॉडी का टेम्परेचर चेक करूंगी 37 ही मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बेचारे अपनी बॉडी को टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, जैसे कि फिशेस, है ना। मान लो जिस पानी में फिश है वो पानी बहुत ठंडा है, तो फिश की बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ठंडा हो जाएगा। मान लो पानी बहुत गर्म हो गया
तो भाई मछली तो भाई पानी में ही रहेगी, और वो क्या है बेटा, पानी क्या है, बहुत गर्म है, तो उसकी बॉडी भी गर्म पड़ जाएगी, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, वो हो गए कोल्ड ब्लडेड। तो बेटा हमारे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जो नहीं कर पाते वो कोल्ड ब्लडेड, जो कर पाते हैं वो वार्म ब्लडेड, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला क्वेश्चन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्या है इनके पास, ऐसा क्या खास है बर्ड्स और मैमल्स के पास कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, भाई ऐसी भी कौन सी तिजोरी है उनके पास, ऐसा क्या है उनके पास। तो भाई यहां पे हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा प्यारा सा फ्लो चार्ट, ठीक है। देखो क्योंकि इनके हार्ट में ज्यादा चेंबर है, तो ये होता है कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, तो ये कि ऑक्सीजन कभी क्या होती है बेटा, हमेशा अलग रहती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक। ऑक्सीजन वाला ब्लड हमेशा अलग रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो ऑक्सीजन सही तरीके से क्या होती है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल तक पहुंचती है, तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है तो ज्यादा रेस्पिरेशन होता है, तो भाई ज्यादा एटीपी बनता है, क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गई उतना ज्यादा रेस्पिरेशन, और जितना ज्यादा रेस्पिरेशन उतनी ज्यादा एनर्जी। और अगर इतनी ज्यादा एनर्जी बनी रही है मालिक, तो क्यों ना इस एनर्जी को यूज करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाए। तो क्योंकि इनकी बॉडी में क्या है बेटा, ज्यादा चेंबर है, तो ज्यादा ऑक्सीजन क्या है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन सही मात्रा में सेल तक पहुंचती है, और ज्यादा ऑक्सीजन की मदद से ज्यादा रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी, और उस ज्यादा एनर्जी की मदद से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। यहां पर बेटा क्या है, मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती, एनर्जी कम बनती है, और इतनी एनर्जी काफी नहीं है जिससे ब्लड क्या हो सके बेटा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा एक और टॉपिक की जिसका नाम है लिम्फ। अब भाई बहुत बच्चे परेशान रहते हैं इस वाले टॉपिक से, पता नहीं उनको समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि तो अभी तक समृद्धि नाम नहीं मिली थी ना। मैं बताती हूँ, मैं समझाती हूँ। देखो बेटा, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक ब्लड कैपिलरी है। अब होता क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरी का काम क्या है, ब्लड कैपिलरी का काम है आसपास जो भी सेल्स हैं, है ना, आसपास जो भी सेल्स हैं उनको क्या करना, उनको फूड देना, उनसे चीजें लेना, उनको चीजें देना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का काम है। अब होता क्या है बेटा, हमारी ये जो कैपिलरी होती है ना, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, पोर होते हैं। तो मान लेते हैं बेटा हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पर ब्लड है, ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है बेटा, ब्लड है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि जहां पे बेटा कहीं पे भी छेद होगा तो वहां पे क्या होगी बेटा, लीकेज होगी। मान लो बेटा पाइप में से पानी बह रहा है और पाइप में क्या हो जाए, पाइप में हो जाए लीकेज, तो क्या होगा मैम, पानी बाहर लीक हो जाएगा। एग्जैक्टली तो होता क्या है बेटा, हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, यानी कि पानी वाला जो पार्ट होता है, वो यहां से लीक आउट होके क्या होने लगता है बेटा, हमारे टिश्यूज के आसपास इकट्ठा होने लगता है। तो यहां पर क्या होगी बेटा, वो सारा का सारा जो लीकेज हुआ है ब्लड वेसल में से बेटा, जो भी ब्लड में से जो भी चीजें लीक होके बाहर आई है बेटा, वो टिश्यू के आसपास इकट्ठी होने लगती हैं। वो सारी यहाँ पे क्या होने लगती है बेटा, इकट्ठी होने लगती है। और वो सब जब यहाँ पर इकट्ठी होती हैं तो बेटा यहाँ पे एक फ्लूइड बन जाता है बहुत सारा, उसी फ्लूइड को नाम दिया गया है लिम्फ। अच्छा इतना सिंपल था क्या, अरे और क्या, ये क्या हो गया बेटा, इसी को बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है। क्यों बना है, लीकेज हो गया है किसका, प्लाज्मा का। प्लाज्मा यहां से लीक होकर यहां इकट्ठा हो गया है। ये कलरलेस है, क्यों, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल नहीं आए ना बेटा निकल कर, यहाँ रेड ब्लड सेल नहीं है, रेड ब्लड सेल नहीं है तो क्या है, रेड भी नहीं है, तो ये कलरलेस है। अब यहाँ पर ना थोड़े बहुत व्हाइट ब्लड सेल मिलते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल मिलते हैं, और एक व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसका नाम होता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट नाम का क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी लिम्फ पड़ा है बेटा। और इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और ब्लड से थोड़े कम होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेटा, इसका काम क्या है, ये जो फ्लूइड यहां पर इकट्ठी हुई है, कौन सी फ्लूइड, अरे भैया ये वाली फ्लूइड, ये वाली फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या है भाई, ये फ्लूइड बहुत काम की है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बेटा क्या करती है, ये हमारी बॉडी को बेटा हेल्प करती है फैट के एब्जॉर्प्शन में और उसके ट्रांसपोर्टेशन में। हमें इम्यूनिटी भी देती है क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को बनाती है। अब ये यहीं पे नहीं बैठी रहती है ना, तुम सोचो अगर हमारा सारा ब्लड ऐसे लीक होने लग गया, फिर तो एक दिन हमारा सारा ब्लड खत्म हो जाएगा। नहीं सोचा ना, सोचते ही नहीं है, दिमाग तो चलाते ही नहीं है। देखो बेटा हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल है जिनमें ब्लड बहता है, तो आपको एक बात बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ वेसल्स भी हैं। कौन सी वेसल्स,
लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स वैसे ही लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ बहता है। तो थोड़े टाइम बाद बेटा ये जो है ना, थोड़े टाइम बाद ये जो लिम्फ नाम की फ्लूइड होती है ना बेटा, ये इसके अंदर चली जाती है और फिर ये इसके अंदर ही क्या करती है, इसके अंदर ही ट्रैवल करती है ना। तो ये इसके अंदर ही क्या करती है, ट्रैवल करती है और फिर एक टाइम आता है बेटा, ये क्या करती है, ये मिल जाती है वेन से। ये क्या कर जाती है बेटा, ये वेन से मिल जाती है और दोबारा से बेटा वेन में मिलने के बाद ये हमारे दोबारा कहां आ गई बेटा, ब्लड में आ गई। ठीक है, तो ये क्या था बेटा, हमारा लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड ये टिश्यू फ्लूइड का पार्ट था। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। आपको पता है प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट मैम प्लांट्स के पास हमारी तरह ना ही हार्ट है ना ही ब्लड है, वो कैसे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन? तो चलिए बेटा देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट के अंदर वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। जाइलम, नाम तो सुना सुना लग रहा है मैम सुना है तुमने, लड़को 9th में ना सब पढ़ा है तुमने, काफी हद तक तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है 9th में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है, मैं बताती हूँ। अब देखो बेटा, हमने एनिमल को पढ़ा समझा, प्लांट तो बहुत सिंपल है, राइट। प्लांट के अंदर जैसा कि मैंने क्या कहा, क्या है, प्लांट के अंदर कुछ नहीं है, ना हार्ट है ना ब्लड है, बट फिर भी वहां पर वाटर का, फूड का, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम फ्लोएम की मदद से। जाइलम एक टिश्यू है, सेल से मिलकर बनता है, फ्लोएम एक टिश्यू है, सेल से मिलकर बनता है। तो जो जाइलम टिश्यू है बेटा, ये 4 तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है। जाइलम जो टिश्यू है बेटा, ये 4 तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि 2 बिल्कुल मेन है। पहला है बेटा वेसल, दूसरा है ट्रेकीड। ठीक है, पहला है वेसल, दूसरा है ट्रेकीड, तीसरा है बेटा जाइलम फाइबर और चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा। अब पहले तो मैं एक बात बता दूं बेटा, जाइलम एक डेड टिश्यू है। इसमें से बेटा ये जो है ना, ये 1 2 3, ये स्टार्टिंग में जिनके 3 पे मैंने टिक लगाया, ये डेड है। सिर्फ पैरेन्काइमा क्या है बेटा, पैरेन्काइमा सिर्फ अकेला लिविंग है, बाकी ये डेड है। मेन जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट है ये ट्रेकीड और वेसल करती हैं। ठीक है, तो ये आपको जो ट्यूब बनी दिख रही है ना बेटा, ये जो ट्यूब बनी दिख रही है, ये किससे मिलके बनी है, ये मिलके बनी है वेसल और ट्रेकीड से। ठीक है, जाइलम फाइबर क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, जाइलम वाला, ये फूड को ये मतलब खाने वाने की स्टोरेज में क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों भाई, एनर्जी भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। हाँ ठीक है, अब देखो बेटा, जब जाइलम की मदद से वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, उसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जाइलम ने बोला कि ठीक है मैं वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करूंगा। वाटर को कहां से उठाया जाएगा, रूट की मदद से, सॉइल से उठाया जाएगा। अब रूट में पानी बैठा हुआ है, मेरे को ऊपर जाना है, मेरे को ऊपर जाना है, मुझे लीफ के पास जाना है, मैं क्या करूं? तो उसको बोलते हैं हम आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करेंगे, जाइलम टिश्यू। आप जाइलम टिश्यू के अंदर घुस जाना, पानी मिनरल को बोलते हैं अब जाइलम टिश्यू के अंदर घुस जाना, और फिर जाइलम आपको ऊपर ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, आपको लीफ की तरफ लेकर जाएगा, आपको पहुंचा दिया जाएगा। फिर वो कहता है अगर मेरा दोबारा नीचे जाने का मन किया तो भाई इतना टाइम नहीं है जाइलम के पास। तो जाइलम कहता है भाई मैं एक ही बारी काम करूंगा, बता दो क्या करना है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, नीचे से पानी को उठाओ, पानी के अंदर मिनरल्स भी घुले होंगे, आप उनको ऊपर की तरफ लेकर जाओ। तो जाइलम सिर्फ और सिर्फ बेटा ऊपर की तरफ वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब वो ऐसा करने के लिए पानी को बेटा ऊपर लेके जाया जा रहा है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो कोई फोर्स लगेगा जरूर, राइट। यहाँ पे 2 फोर्स लगते हैं बेटा, एक फोर्स होता है ट्रांसपिरेशनल पुल और एक होता है रूट प्रेशर। जब रूट के अंदर पानी जाता है तो रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिसका नाम है रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम पे क्या होता है बेटा, एक प्रेशर बनता है, सॉरी एक फोर्स बनता है जिसका नाम होता है ट्रांसपिरेशन पुल। चलिए बेटा इसको देखते हैं, समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होकर बाहर निकले तो यहां से क्या होगा बेटा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ बेटा क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, एक खिंचाव वाला फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, एक खिंचाव बनेगा, एक फोर्स डेवलप होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। जैसे कि बेटा इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो इसके अंदर पानी है ना, पानी नीचे है, जब तक मैं इसको ऊपर की तरफ नहीं खींचूंगी पाइप में पानी नहीं आएगा, तो खींचना पड़ेगा तभी तो नीचे से ऊपर आएगा ना। तो वैसे ही बेटा पानी नीचे है रूट में, उसको ऊपर खींचना पड़ेगा, उसको ऊपर खींचने में कौन मदद करता है, एक
प्रेशर, सॉरी बार बार प्रेशर बोल रही हूँ, एक पुलिंग फोर्स, एक ट्रांसपिरेशनल पुलिंग फोर्स जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से बनता है। एक पुलिंग फोर्स है जो ट्रांसपिरेशन की वजह से बना है, उस फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। पुल मतलब खींचता है, नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है बेटा। एक तरीके का सक्शन पुल है। देखो बेटा, जैसे मैं यहां पर पानी पी रही हूं स्ट्रॉ की मदद से, पाइप की मदद से, जिसको हम सक कर रहे हैं, तभी तो ये ऊपर आ रहा है। सेम पानी को सक किया जाता है ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्शन पुल की मदद से, तो पानी ऊपर की तरफ भागने लगता है, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि होता क्या है। देखो होता क्या है, दिन के टाइम पे क्या है बेटा, दिन के टाइम पे स्टोमेटो खुले रहते हैं, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, तो दिन के टाइम पे ट्रांसपिरेशनल पुल वाला फोर्स ज्यादा लगता है, रूट प्रेशर वाला फोर्स कम लगता है। रात को उल्टा हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही तो पुल भी नहीं लग रहा, तो ये वाला फोर्स रात के टाइम कम लगता है और रूट प्रेशर ज्यादा लगता है। ये दोनों ही चीजें क्या है बेटा, जरूरी है पानी को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। अब बेटा यहां पर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसपिरेशन का रोल बताओ, तो ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या होता है बेटा, पानी का एब्जॉर्प्शन और पानी का ट्रांसपोर्टेशन दोनों होता है। उसके अलावा बेटा इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो जब पानी इवापोरेट होके निकलता है तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट को। उसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर से छुटकारा मिल रहा है। फिर आ जाते हैं बेटा फ्लोएम पे, जैसे जाइलम एक टिश्यू है वैसे फ्लोएम भी एक टिश्यू है। ये कौन से सेल से मिलकर बना है, तो बेटा ये भी 4 तरीके के सेल से मिलकर बना है। पहला है बेटा सीव ट्यूब्स, दूसरा है बेटा हमारा कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ना एकदम बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड, हमेशा साथ में मिलते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है। एक हमारा हो गया बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, पी पैरेन्काइमा मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक हो गया बेटा फ्लोएम फाइबर। इसमें जो स्टार्टिंग के 3 है ना बेटा वो लिविंग सेल्स हैं, 1 2 3। ये जो फ्लोएम फाइबर है वो क्या है बेटा, डेड है। मेन फूड का ट्रांसपोर्ट तो बेटा असली काम तो ये दोनों ही मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा ये जो आपको पूरा का पूरा ट्यूब दिख रहा है ना, ये फ्लोएम टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इसका काम क्या है, इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। जब फ्लोएम की मदद से फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बेटा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब बेटा देखो फ्लोएम अच्छा बच्चा है, कहता है जहां कहोगे वहां चला जाऊंगा, फूड को कहोगे ऊपर लेकर जाना है ऊपर ले जाऊंगा, कहोगे नीचे लेकर जाना है नीचे ले जाऊंगा, तो बाई डायरेक्शनल चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये कहता है खर्चा करना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कहता है मैं आपका काम कर दूंगा जी, मुझे चाहिए पैसे। पैसे मतलब करेंसी, एनर्जी करेंसी, यानी कि ये कहता है मैं आपका काम कर दूंगा, मुझे एटीपी चाहिए। तो बेटा ये एटीपी को यूज करके क्या करता है, एनर्जी को यूज करके, एटीपी मतलब एनर्जी को यूज करके फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहां से कहां करेगा, खाना कहां बनता है बेटा, लीफ में, तो लीफ से खाना कहां जाएगा, रूट की तरफ। क्यों, अरे भाई बेचारा रूट सॉइल के नीचे है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो खाना नहीं बना सकता, तो वहां खाना पहुंचाना पड़ेगा। मान लो ऊपर की तरफ कोई बेटा नई नई लीफ बनी है, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, कोई फ्लावर बड है जो खिलने वाली है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, तो वहां पर फ्लोएम क्या करता है, फूड पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए बेटा इसी के साथ आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सक्रीशन। 2 टर्म्स हैं, एक है एक्सक्रीशन और एक है इजेशन। इजेशन बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो भी खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, हमारी बॉडी ने कहा टाटा बाय बाय, POTTY, सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी ने बाहर निकाल दिया, ये था इजेशन। एक्सक्रीशन क्या है मैम, हम तो यही सोचते थे एक्सक्रीशन होता है, अरे नहीं, एक्सक्रीशन कुछ और है। देखो बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, बट हमको तो मैम ये नहीं पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट तो बाद में पता चलेगा। देखो बेटा हमारे सेल के अंदर बहुत सारे हजारों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। अब कोई रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई वेस्ट बनेगा, सही बात है। अब वो वेस्ट कहाँ बनता है, सेल में। सेल कहता है भाई मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं इतना सारा, अब वेस्ट भी मैं इकट्ठा करूं अपने पास, कहता है नहीं। तो सेल क्या करता है बेटा, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को यानी कि उस रिएक्शन के दौरान बने हुए वेस्ट को वो क्या करता है, निकाल कर बाहर फेंक देता है, ब्लड में डाल देता है। अब वो सारा वेस्ट कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। जैसे कि वेस्ट का एग्जांपल दो मैम, जैसे कि बेटा हमारे ब्लड के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब चीजें आ चुकी हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया आ चुका है हमारे ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में, वाटर आ गया, एक्स्ट्रा मिनरल सॉल्ट आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी पसीने से बाहर निकल जाता है, और पसीने के साथ बेटा नमकीन, कभी पसीना चाटा है, चाट लेना, हटेगा ऐसे,
ऐसे कर ले ऐसे कर लेना बेटा, पता चल जाएगा, नमकीन होता है पसीना। तो ये सब तो निकल गया, बट ये कैसे निकाले, ये तो ब्लड में बैठा हुआ है। तो एक आइडिया आता है ना, एक आइडिया आता है। हमारी बॉडी के पास है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी बॉडी के पास क्या है बेटा, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी है। किडनी के अंदर बेटा ऐसी ट्यूब जैसे ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहते हैं जी आप मुझे लाके दो, आप मुझे लाके दो वो ब्लड जिसमें वेस्ट इकट्ठा हो गया है, मैं आपको साफ करके दूंगा, मैं आपको ये वेस्ट रिमूव करके दूंगा। तो यहां पर क्या आता है बेटा, यहां पे हेल्प आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब होता क्या है, उस वेस्ट वाले ब्लड को जिसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उसको भेजा जाता है कहां पर बेटा, उसको भेजा जाता है किडनी में, उसको भेजा जाता है किडनी में, ठीक है। और किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन क्या करते हैं बेटा, उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। ब्लड तो फिल्टर होके चला जाता है और दे जाता है बहुत सारा वेस्ट। अब हमारी किडनी सोचती है अब मैं क्या करूं इस वेस्ट का, तो किडनी करती है एक इंतजाम, किडनी बनाती है यूरिन। उस यूरिन को फिर हम बाहर निकाल देते हैं, तो वो वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। तो गाइस ब्लड भी साफ हो गया और जो वेस्ट निकला था वो भी हमने यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। अब ये प्रोसेस होती कैसे है, चलिए बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये दो किडनी है जो क्या करेंगी, ब्लड को फिल्टर करेंगी, यूरिन बनाएंगी। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस मेंटेन करती है और टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालती है। उसके बाद बेटा ये जो आपको दो ट्यूब्स दिख रही हैं, है ना, ये जो आपको दो ट्यूब्स दिख रही है, इनका काम क्या है, इनका काम है किडनी से यूरिन को लेना और ब्लैडर तक पहुंचाना। इन ट्यूब्स का नाम है यूरेटर, ठीक है। अब ये ब्लैडर में क्या होता है बेटा, ब्लैडर में हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। जब तक हम बेटा इसको पास आउट नहीं कर रहे हैं, यूरिनेट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्टोर होता है हमारा यूरिन, ठीक है। उसके बाद बेटा एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसका नाम होता है यूरेथ्रा। जब हमें अर्ज होती है कि हमें यूरिन बाहर निकालना है, तो हम यहाँ से यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, यूरेथ्रा नाम की ट्यूब हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे यार, किडनी के अंदर ये जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स है जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ये कैसे बना रहे हैं यूरिन, ये कैसे कर रहे हैं ब्लड को फिल्टर, समझते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है बेटा, नेफ्रॉन क्या है बेटा, हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये क्या करते हैं बेटा, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, ब्लड साफ होके बाहर चला जाता है और जो वेस्ट होता है बेटा उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, यूरिन के अंदर। अब होता कैसे है भाई, ये खतरनाक से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, यूरिन कैसे बनता है, चलिए समझते हैं। 3 स्टेप्स है यूरिन फॉर्मेशन के, बट उससे पहले यार एक बार स्ट्रक्चर देख लो, उससे पहले एक बारी स्ट्रक्चर देख लो। देखो बेटा ये हमारा नेफ्रॉन है। मैम ये तो ऐसा नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, ये खतरनाक लग रहा है। अरे खतरनाक नहीं है, सिर्फ येलो वाले पार्ट को देखो, ये लाल लाल नीला ये मत देखो, ये तो ब्लड वेसल है, इनको इग्नोर करो, सिर्फ येलो वाले पार्ट को देखो। उस येलो वाले पार्ट को मैंने खींच के क्या कर दिया है बेटा, बड़ा करके बना दिया है, ठीक है। अब देखना बेटा, अब देखना बेटा, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कप का हैंडल है, हाँ मैम लग तो रहा है, सिर्फ इतना पार्ट लग रहा है ना बेटा हैंडल जैसा, एग्जैक्टली। इस कप जैसे पार्ट को, इस कप जैसे पार्ट को बेटा हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है बेटा। इस कप जैसे पार्ट को, इस कप जैसे पार्ट को हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, ठीक है जी। इस बॉमेंस कैप्सूल के पीछे एक लंबी सी पूंछ है, ट्यूब जैसी, ट्यूब जैसी एक लंबी सी पूंछ है। इस पूंछ को है ना, इस लंबी सी पूंछ को हम बोलते हैं टिब्यूल, इसको हम बोलते हैं टिब्यूल या टिब्यूलर पार्ट, ठीक है। अब बेटा इस पूंछ पे यहाँ पे एक लंबी सी क्या होती है, एक डक्ट, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको नाम दिया गया है कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये यूरिन को कलेक्ट करती है और किडनी से बाहर लेकर जाती है, मतलब किडनी मतलब बाहर बाहर निकालने का काम कर रही है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं, ये कप जैसा पार्ट बॉमेंस कैप्सूल, ये ट्यूब पूंछ जैसा पार्ट टिब्यूल या टिब्यूलर पार्ट, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे बॉमेंस कैप्सूल के अंदर ना यहाँ पे ब्लड वेसल का एक गुच्छा होता है, गुच्छा मतलब टफ्ट होता है। इस गुच्छे को बेटा क्या कहा जाता है, इस गुच्छे को एक नाम दिया गया है ना, इस गुच्छे को बेटा एक नाम दिया गया है, दैट इज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब इसका काम क्या है, देखो बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है बेटा, यहां से ब्लड आता है, यहां पर फिल्टर होता है और साफ होके बाहर निकल जाता है,
ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल बेटा आपको यहां पर मैंने थोड़ी सी है ना दिखाई है, एक्चुअली में बेटा यहां पर ये ब्लड वेसल मंडरा रही है बेटा इसके आसपास ही क्या कर रही है बेटा, ये ब्लड वेसल इसी के आसपास मंडरा रही है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देखो बेटा, यहां से ब्लड आया, फिल्टर हुआ और ये ब्लड वेसल यहीं आसपास ही मंडरा रही है। ठीक है, तो ये वही पार्ट है। अब देखो बेटा यहां पर हुआ क्या, दोबारा देखेंगे, हुआ क्या, ब्लड आया, फिल्टर हुआ, साफ होकर चला गया। वेस्ट का क्या भाई, वेस्ट यहां पर आ गया। ठीक है, ये वेस्ट आ गया, इस वेस्ट को नाम दिया गया है इनिशियल फिल्ट्रेट। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो भी चीज फिल्टर होके निकली है ना, वेस्ट की फॉर्म में निकली है, उसको इनिशियल फिल्ट्रेट बोल दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ये यूरिन फॉर्मेशन का बेटा हमारा पहला स्टेप हो गया, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर हुआ है। अब देखो बेटा बहुत ही ब्यूटीफुली इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखो ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है और जा रहा है। जो भी वेस्ट है वो बॉमेंस कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। तो ये पहला स्टेप। अब इसमें वेस्ट की तरह क्या क्या निकलता है, ब्लड साफ होकर चला गया, वेस्ट को यहां छोड़ गया, क्या क्या छूट गया, यहां पर क्या क्या फिल्टर होकर वेस्ट की तरह निकाल दिया गया। तो बेटा ये बहुत जरूरी है, वेस्ट की तरह बेटा यहां पर वेस्ट की फॉर्म में किस किस चीज को निकाला बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्लूकोज को, वाटर को, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड को, एक्स्ट्रा पानी को, एक्स्ट्रा सॉल्ट को, सबको निकाल दिया गया और कहां भेज दिया गया, बॉमेंस कैप्सूल में। सेकंड स्टेप। अब ये बेटा जा रहा है यहां पर, लो चली मैं, अरे यहां पे ये ब्लड वेसल कहता है अरे हमसे गलती हो गया, ई पानी की तो हमको जरूरत थी, ई ग्लूकोज तो हमको चाहिए था, ई अमीनो एसिड भी हमको चाहिए था, वापस बुलाओ। तो अब ये यहां पर है, ये कह रहा है वापस बुलाओ। तो अब क्या किया जाता है बेटा, सेकंड स्टेप मतलब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कुछ सेलेक्टेड चीजों को कहते हैं वापस आओ। तो कुछ सेलेक्टेड चीजों को वापस से ब्लड के अंदर बुला लिया जाता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। कौन सी चीजें, सेलेक्टिव चीजें, जैसे कि बेटा ग्लूकोज हो गया, एनर्जी बनाने के काम आ सकता है, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के काम आ सकता है, सॉल्ट, ठीक है, और बहुत सारा पानी, ये काम आएगा बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो इन चीजों को कहते हैं वापस बुलाओ, दोबारा से रीअब्सॉर्ब करो, है ना, फालतू में हमने भेज दिया, इसको वापस बुलाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा तो देखो बेटा ये क्या किया, अरे वापस आ जाओ प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमने गलती से आपको वेस्ट समझकर भेज दिया, आपकी तो जरूरत है मालिक, वापस आ जाइए। तो कुछ चीजों को देखो बेटा क्या कर लिया गया, दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर बुला लिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो भी चीजें रीअब्सॉर्ब नहीं हुई है ना, जिनको वापस नहीं बुलाया, वो तो अपना वही बेटा आगे जा रही थी, आगे जा रही थी। अब फिर ब्लड वेसल कहती है अरे यार थोड़ा सा अभी भी मेरे अंदर वेस्ट बचा है, प्लीज तुम ले लो ना यार, थोड़ा सा वेस्ट मुझसे ले लो, है ना। बहुत डांट पड़ती है ब्लड वेसल को, एक बारी में नहीं डिसाइड कर पा रही हो क्या वेस्ट निकालना है क्या नहीं निकालना है ना। कहती है प्लीज यार आखिरी स्टेप है, प्लीज, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो भी वेस्ट रह गया था, है ना, उसको फाइनली क्या कर दिया जाता है, हमारे इस ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कुछ वेस्ट, कुछ एक्स्ट्रा पानी और जो भी चीज हम वेस्ट के फॉर्म में है वो कहां छोड़ दी गई, ट्यूब्यूल में छोड़ दी गई। ठीक है, तो ट्यूब्यूल में ही रीअब्सॉर्प्शन हुई है, ट्यूब्यूल से ही वापस बुलाया गया है, ट्यूब्यूल में ही सिक्रीट किया गया है। और फाइनली ये 3 स्टेप हो गए हैं। और जब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, अब फाइनली इसके बाद जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, उस फाइनल प्रोडक्ट को हम बोलेंगे यूरिन। अब क्या है बेटा, हमारी बॉडी का यूरिन बनकर तैयार है। इस यूरिन को बेटा कहां भेज दिया जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट बेटा इसको किडनी के बिल्कुल आखिरी में पहुंचा देगी। और किडनी इसको कहां दे देगी बेटा, किडनी इसको यूरेटर को दे देगी, यूरेटर इसको ब्लैडर में दे देगा और ये यहाँ पर स्टोर होगा और इतना सारा स्टोर हो जाएगा, हमारी बॉडी कहेगी इसको बाहर निकालो, अब जगह नहीं बची है, ठीक है, मैं नहीं कर सकती स्टोर, तो हमारी बॉडी इसको बाहर निकाल देगी यूरेथ्रा की मदद से। जब हम यूरिन को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन। कौन सा रीशन, मिक्चुरेशन या फिर यूरिनेशन भी बोलते हैं। और ये बेटा हम अपने ब्रेन की मदद से कंट्रोल करते हैं। जब हमें लगता है कि अब हमें इसे रिमूव करना है तो हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जाता है और हमारी मसल जो होती है यूरेथ्रा की वो
रिलैक्स करती है और हम इसको बाहर निकालते हैं। अब बेटा अगर वेस्ट की बात हो रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट प्लांट्स। प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके का वेस्ट बनता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो वेस्ट की तरह निकालते हैं। ऑक्सीजन कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड कब बेटा? कब? जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। एक्स्ट्रा पानी ट्रांसपिरेशन से बाहर निकलता है। जो बूढ़ी लीव्स है ना, और जो बूढ़ी क्या है बेटा, हमारी लकड़ी है उसकी स्टेम की, इसको बार्क बोलते हैं, वो खुद ब खुद झड़ जाती है, वेस्ट है। बहुत सारा प्लांट वेस्ट जो होता है प्लांट के वैक्यूल्स में क्या होता है, स्टोर होता है। लेटेक्स, रेजिन, गम्स, बेटा ये सब चीजें जो प्लांट में से निकल रही हैं सब वेस्ट हैं, बट आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी मदद से बेटा रबर, गम्स और बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसके अलावा बेटा प्लांट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट को अपनी सॉइल, रूट के थ्रू सॉइल में रिलीज कर देते हैं। और इसी के साथ अब तुम भी अपना स्ट्रेस रिलीज कर दो, क्योंकि हमने अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। बट वेट गाइस, जैसा कि प्रॉमिस किया था क्वेश्चंस भी करेंगे और बढ़िया करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ क्या है, चलो आखिरी में बताऊंगी, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, 2024, 23, 22, 20 हर साल पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस चीज पे डिपेंड करती है? पानी अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, गार्ड सेल की उसके ऊपर। पानी अंदर जाएगा, फूल जाएंगे, स्टोमेटा ओपन। पानी बाहर जाएगा, पिचक जाएंगे, पिचक जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा, उसके अलावा बेटा कौन सा ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर फूड को तोड़ता है? देखो बेटा 2023 बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ऐसा करते हैं सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म तो फंजाई होती है, एग्जैक्टली। राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगर गैस्ट्रिक जूस क्या हो जाए बेटा? हाँ, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है और पेप्सिन है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो, एब्सेंट हो, तो क्या होगा? तो भाई हमारा पेप्सिन इतना नखरीला है, वो कहेगा मैं नहीं कर रहा, मेरे को एसिडिक पीएच दो। एसिडिक पीएच HCl देता है, तो अब क्या होगा? HCl है नहीं, पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा, और पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं हो पाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है, जो करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। देखो बेटा एक पॉइंट हमेशा याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ सबकी वैरी करती है। अगर हम बात करें किसकी, इफ वी टॉक अबाउट कार्निवोर्स, वो सिर्फ मीट खाते हैं, वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो उनको बेटा डाइजेस्ट करना है सिर्फ मीट, ठीक है। चलो हर्बीवोर की बात करें, हर्बीवोर क्या करते हैं बेटा? प्लांट्स खाते हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना, वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, है ना। अब बेटा प्लांट का ये प्लांट है, प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल की सेल वॉल होगी। प्लांट के अंदर आप याद रखो, प्लांट के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमंस की बात करें तो, है ना, हम तो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर मैम हम खाते क्यों हैं? अरे खाते हो, निकाल भी तो देते हो, हाँ। तो अब बेटा हर्बीवोर्स जो होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, वो इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट इसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तब होता क्या है, हर्बीवोर्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है। कार्निवोर बेटा खाते ही नहीं है प्लांट को, तो उनको डाइजेस्ट करने की टेंशन ही नहीं है, तो वो फटाफट से क्या करते हैं बेटा, अपने एनिमल फूड को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर का सबसे लंबा होता है, ओमनीवोर का बीच लेंथ का होता है, और कार्निवोर का सबसे छोटा होता है। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा? ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बेटा? साइट है कंप्लीट डाइजेशन की, कंप्लीटली करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? लिवर और पेनक्रियास से निकलकर चीजें आती हैं, करेक्ट। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई होती है वो वाटर, अरे भाई वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, गलत स्टेटमेंट। आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेटा अपना सही आंसर। आगे चलते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, है ना बेटा। जब हम इनहेल करते हैं तो हवा कहाँ जाती है? हवा सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाती है, नॉस्ट्रिल से लैरिंग्स में जाती है। अरे भैया ये तो गलत है, ठीक है। नेसल पैसेज से ट्रेकिया, बेटा ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से अरे नहीं बेटा पहले फेरिंग्स में जाती है, गलत। लैरिंग्स, अरे भाई नॉस्ट्रिल में पहले जाती है, गलत। क्या बचा मैम? यही बचा, यही आंसर होगा। पहले नॉस्ट्रिल में गई, नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज, उसके बाद बेटा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या था बेटा? कॉमन जगह थी। यहां से हवा कहां चली जाएगी? विंड पाइप की तरफ। विंड पाइप पे जाएगी तो पहले हमारे लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स में जाएगी, फिर विंड पाइप में, और फिर एल्वियोलाई में, और फिर ब्लड में। आंसर यहां पर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। चलो उसके अलावा बेटा ट्रांसपीरेशन किस चीज में हेल्प करता है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में नहीं करता,
CO2 को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प नहीं करता, वो पानी का ऊपर की तरफ क्या कराता है, कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट कराता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉमन कैप्सूल क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट नहीं, जब ब्लड फिल्टर हुआ उसमें से जो इनिशियल फिल्ट्रेट आया था उसको कलेक्ट करता है। यूरिन तो जब 3 स्टेप हो जाते हैं तब जाके बनता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओके 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 ओके, नो, हार्मोन नहीं सिक्रीट करता, ब्लड फिल्ट्रेट को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो भी चीज मिली वो ब्लड फिल्ट्रेट है। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो 2023 काफी अच्छा क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ना ये, और ये 2 क्वेश्चन है। अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन कहाँ गया गाइस, ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। और बहुत जल्दी ना यार एक सीरीज भी लेकर आएंगे, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया अच्छे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होती है, ठीक है, वो एक एसिड बनाती है, गलत, वो एक अल्कोहल बनाती है। भाई ये तो गलत हो गया है ना, तो ये क्या है बेटा, ए फॉल्स हो गई, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पूरे तरीके से नहीं टूट पाता, बिल्कुल सही। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा टूटता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरा नहीं टूट पाता, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू, आंसर ऑप्शन डी हो गया। भाई एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी तो आइडिया ले लो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो 2023-24 में बेटा ये क्वेश्चन आए हैं बेटा, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए कि क्या आएगा तो क्या लिखना है, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत। तो देखो बेटा, तो डाइजेशन में ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो आप बताना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन के डाइजेशन करना, फिर पिटाई करूंगी तुम्हारी बेटा। अच्छे बच्चों की तरह ना एकदम बढ़िया आंसर लिखकर आया करो, पूछा नहीं है पर लिख दो, क्या जा रहा है, लिख दो कि भाई ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। अब फिर बताओ इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। फिर आप बताओ लाइपेज, भाई लाइपेज क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आपसे पूछा है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका काम बताओ। भाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इसका क्या मतलब है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इसका मतलब है विलाई। क्या नाम है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का क्या काम है बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब विलाई। क्या काम होता है बेटा, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। उसके अलावा इनके अंदर ब्लड वेसल होती है, तो इसकी मदद से ही क्या होता है, फूड हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है बेटा। चलो इसके अलावा यहां पर हमें क्वेश्चन आ गया है डायग्राम बेस्ड कि एलिमेंट्री कैनाल बनाओ, उसमें गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, लिवर, इन सबको लेबल करो, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम डायग्राम बना देंगे। गॉल ब्लैडर बिल्कुल लिवर के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर बिल्कुल क्या होता है बेटा, लिवर के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है बेटा, लिवर है, और यहां पे ये थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक करी हुई है, ठीक है। और ये क्या करता है, बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है बेटा। ये थोड़ी सी पीपीटी ऊपर नीचे हुई है बेटा, ठीक है। यहां देखेंगे बेटा, ये क्या है, ये हमारे पेनक्रियाज हैं, और ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये पेनक्रियाज हो गए और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। फिर उन्होंने पूछा है बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या, नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होती है, सेम चीज, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है। विलाई क्या करते हैं बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वो क्या करते हैं, उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, उनमें ब्लड है, तो वो क्या करते हैं बेटा, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा ये डायग्राम बेटा एक बार ध्यान से देख लेना, है ना। लगता है पीपीटी वाले भैया को आज डांट पड़ेगी नहीं नहीं बेटा, गलती सबसे हो जाती है। अब बेटा इस तरीके से रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी ना आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जानी है, करना ही करना है। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे बेटा पेपर में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, तो ये तो जरूर करके जाना है। वाह वाह, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना है, ये तो जरूर करके जाना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की क्या जरूरत है। भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब वो बात कर रहा है किसकी, हेमोग्लोबिन की। वो कह रहा है कि हेमोग्लोबिन की क्या जरूरत है, क्योंकि भैया जी बॉडी में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सेल प्रेजेंट है। अब करोड़ों सेल तक अगर हमें ऑक्सीजन पहुंचानी है
तो हमें कोई व्हीकल चाहिए ना जिसमें बैठ के ऑक्सीजन चली जाए, क्योंकि अगर खुद से जाएगी तो बेचारी थक जाएगी, इतना काम कैसे करेगी बेचारी, है ना। तो बेटा उसको मदद मिलती है किसकी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। हम ये बताएंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत बड़ी है, तो अब इतनी बड़ी बॉडी में ऑक्सीजन को अगर हम डिफ्यूजन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हमें फास्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेमोग्लोबिन जैसे पिगमेंट्स की जरूरत होती है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। फिर हम बताएंगे रीजन 2। वो कह रहा है कि भाई गले के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों है, ये छल्ले क्यों हैं, क्योंकि ये हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बेटा वो कह रहा है कि हमारे लंग्स में हमेशा कुछ रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है, रेजिड्यू मतलब पड़ी रहे, जो हमेशा नीचे कुछ रह जाता है, रेजिड्यू होता है, राइट। तो देखो बेटा होता क्या है, अगर हमने सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी हम तो मर जाएंगे, एयर ही नहीं बची लंग्स के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सारी ऑक्सीजन, सारी कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ बेटा हम क्या कर दे, सारी एयर अगर हम लंग्स से बाहर निकाल दे तब भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमें क्या है बेटा, लंग्स में रहती है, क्योंकि बेटा वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर हम सब कुछ एक्सहेल कर देंगे तो फिर तो हम मर जाएंगे ना, तो अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है। इसीलिए डायफ्राम क्या होता है, नीचे हो जाता है, रिब्स ऊपर हो जाते हैं जब हम इनहेल करते हैं। इन मतलब देखो बेटा हम ये बताएंगे, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, लंग्स फूल जाते हैं तो डायफ्राम को धक्का लगता है और डायफ्राम नीचे की तरफ होके फ्लैट हो जाता है। वो कह रहा है कि एल्वियोलाई की वॉल के आसपास इतनी सारी ब्लड वेसल क्यों है, क्योंकि एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन आएगी तो वो ब्लड के अंदर जाना चाहती है, तो इसलिए आसपास बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल है, वहां से वो ब्लड में जाएगी और ब्लड उनको क्या करेगा, कहेगा चलिए आपको सेल तक छोड़ देता हूं, हमारी हेल्प ले लीजिए मैडम, आपको जरूरत पड़ेगी, अकेली तो आप थक जाएंगी। ठीक है, तो एक्चुअली में बेटा एल्वियोलाई का एक बहुत बड़ा फीचर है कि उसके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल है, सो दैट ऑक्सीजन बहुत इजीली एल्वियोलाई में से निकलकर ऑक्सीजन एल्वियोलाई में से बहुत इजीली निकलकर कहां चली जाए, ब्लड में चली जाए, और फिर ब्लड क्या कर दे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दे विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है भाई, मेरा फेवरेट क्वेश्चन पेपर में आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर 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 आएगा। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या है, जब हार्ट के अंदर ब्लड 2 बारी जाए तो डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करने का कोई फायदा है क्या, अरे बताया है ना, 4 चेंबर होते हैं, लेफ्ट तरफ का ब्लड राइट में नहीं आता, राइट तरफ का ब्लड लेफ्ट में नहीं आता, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स नहीं होता। तो भाई ऑक्सीजन अच्छे तरीके से सेल तक पहुंचती है तो ज्यादा रेस्पिरेशन होती है, फिर ज्यादा एनर्जी बनती है, ज्यादा एनर्जी को वो यूज करते हैं क्या करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बता देंगे। ये रहा बेटा आंसर, और बढ़िया तरीके से बेटा क्या करना है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। जब आप डबल सर्कुलेशन का आंसर लिखेंगे बेटा तो देखो यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन की भी बात करी है। ठीक है, तो बेटा आंसर ऐसा लिख कर आओ कि एग्जामिनर चाह कर भी बेटा तुम्हारे मार्क्स ही ना काट सके। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक और बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपको सीक्वेंस बताना है जब ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में से निकलकर ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचता है। अरे बाबा रे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे बहुत सिंपल है, देखो लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में क्या हुआ, हमने बाहर से बेटा सांस ली, ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, तो यहां पर बेटा मैं OX ब्लड लिख रही हूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा दिया जाएगा किसको, पल्मोनरी वेन को, क्योंकि हार्ट की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अब बेटा हार्ट की तरफ ये जाएगा तो कौन सी तरफ जाएगा, लेफ्ट तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ब्लड है, तो ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, क्योंकि एट्रियम कहेगा आइए आपका इंतजार था। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल भाई तू एक काम कर, ये तू बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल किसको देगा बेटा, आयोटा को, और आयोटा इसको ले जाएगी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक। सिंपल, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप फ्लो चार्ट जरूर बनाकर आएंगे, अगर लिखने में दिक्कत आती है तो फ्लो चार्ट बना दो। व्हाट हैपेंस व्हेन सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल डेवलप अ लीक, वो कह रहा है जब ब्लड वेसल में लीक आ जाए तो क्या होता है भाई, जब चोट लगती है तो कट लग जाता है, कट लग जाता है तो खून बहता है, क्या करें, लीकेज हो रही है, ब्लड क्लॉट कर दो, तो प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और हम लॉस ऑफ ब्लड से बच जाते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या है बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, और जब मैं बोलती हूं तैयार रहिए तो अपने आप को बेटा समझाइए कि बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उनका सामना करना है, उसकी तैयारी मुझे आज से ही अभी से करनी है। अगर मैं केवल आखिरी के टाइम के भरोसे बैठा रहूंगा तो मैं सिर्फ, है ना,
मैं सिर्फ चीज़ों को रटूंगा, मैं चीज़ों को समझूंगा नहीं। और बेटा चीज़ों को समझना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आज आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। जो भी आज हमने पढ़ा, ये सारे नोट्स बेटा आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, चलिए बेटा साथ मिलके अपने सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनको फिक्स करते हैं एंड उनको बेटर बनाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो आई होप समोसा सिंह और तुम पुकी बच्चों को लाइफ प्रोसेस के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।